टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो तो कह रहा है कि 151 सीटें बीजेपी, यानी कि अब तक के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो कह रहे थे कि क्लोज फाइट है, एडवांटेज जो है वो कुछ बीजेपी को कुछ कांग्रेस को दिखा रहे थे, एक रेंज दे रहे थे। लेकिन टुडेज चाणक्य ने तो बिल्कुल कोई रेंज नहीं देते हुए सीधे सीधे बीजेपी के खाते में 151 और कांग्रेस के खाते में 74 और अन्य के खाते में 5 सीटें दे दी हैं। क्या इस से आप कुछ थोड़ा बहुत भी इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि पहला ही एग्जिट पोल है जो थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग इतर तस्वीर दे रहा है, क्लोज फाइट से अलहदा बीजेपी की थंपिंग मेजॉरिटी वाली सरकार मध्य प्रदेश में। देखिए हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि जहां तक जो देखिए एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं और दूसरा जो पहले भी एक अनुमान लग रहा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बीच बीच में इस तरह का दावा कर रही थी कि हमारी तो इतनी सीटें आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस एग्जिट पोल पे विश्वास किया जाए और अगर ये सही होता है 3 तारीख को, तो निश्चित रूप से देखिए शिवराज सिंह की योजना के अलावा मुझे लगता है जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो है 7 जो वहां पे मंत्रियों वहां सांसदों को उतारा, और उसमें ये हालांकि ये जो फीडबैक मिल रहा था कि उसमें विजय वर्गीय को छोड़ के जो है कि और जो है कि बाकी जो सांसद आए हैं और उनको जो है कि बहुत ज्यादा वहां पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन ये अगर एग्जिट पोल सही होता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और निश्चित रूप से वो जो जी हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ इस वक्त मनोज गेरोला जी भी आ गए हैं। मनोज जी, यहाँ पर जो अभी तक अलग अलग एजेंसीज द्वारा किए गए एग्जिट पोल्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश जहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स को अलहदा करते हुए, अभी आपको बता दूं सी मैट्रिक्स और चाणक्य जो है, मतलब वो दोनों बीजेपी को एडवांटेज दे रहे हैं। बाकी सब जो दूसरे एग्जिट पोल्स हैं वो क्लोज फाइट दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 3 तारीख को यही कुछ तस्वीर दिखने वाली है? देखिए पिनाज, ऐसा है कि अगर हम 4 महीने या 5 महीने पहले की बात करें तो 5 महीने पहले हमें लगता था कि वहाँ की ये जो इलेक्शन है मध्य प्रदेश में ये वन साइडेड होगा और बीजेपी और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो बीजेपी को मिलेंगी वो काफ़ी ज़्यादा कम होंगी, कांग्रेस को एक एडवांटेज बहुत ज़्यादा था। तो आज जब एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल में बैठकर अगर हम ये बात कर रहे हैं कि 2 एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि क्लोज फाइट है और बाकी 2 बीजेपी को एक एडवांटेज दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने जो भी पिछले 4 महीने में जो भी उनकी स्ट्रेटेजी थी वो सारी स्ट्रेटेजी बहुत ठीक थी। चाहे वो भले ही उन्होंने पहले फेस में जो कैंडिडेट्स अपने अनाउंस करे या फिर जो केंद्र के जो बड़े नेता थे या मंत्री थे उनको वहाँ टिकट दिए, और बाद में सारा का सारा शिवराज सिंह चौहान के ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी कैंपेनिंग छोड़ दी। तो ये एक मेरे ख्याल से जो इनकी स्ट्रेटेजी थी वो काम करी। और दूसरा, शिवराज सिंह चौहान ने जो भी अपने तरीके से जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम में, चाहे वो लाडली बहना की योजना हो या फिर उनकी बाकी स्कीम्स हों, वो स्कीम उन्होंने वो लेकर आए, इम्प्लीमेंट करी, और जितनी इम्प्लीमेंट करी उतने ही अच्छे तरीके से उसको लोगों के बीच कम्युनिकेट करा कि इसकी जो ये स्कीम्स हैं, इन स्कीम से एक आम आदमी को या जो बहना है उनको किस तरीके से एक पॉजिटिव वो होगा, इम्पैक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये एग्जिट पोल ठीक हैं तो मेरे को लगता है कि ये सारी बातें थी जो कि बीजेपी के फेवर में गई। लेकिन पिनास, मेरा अभी भी ये मानना है कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है, और ऐसे में अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है बीजेपी की तो मेरे को बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा। यानी कि यहाँ पर एडवांटेज आपको कांग्रेस ही नजर आ रहा है, क्योंकि एक लंबी एंटी इनकम्बेंसी है। छत्तीसगढ़ में ये तस्वीर जो है अगर हम देखें तो अलग नजर आती है। छत्तीसगढ़ में एडवांटेज कांग्रेस तो है, लेकिन वहां पर बीजेपी जो अब तक क्लोज फाइट में कहीं नजर नहीं आ रही थी, अगर महीने भर पहले की बात करें मनोज जी, तो अब वो यहां पर क्लोज फाइट दे रही है। और ऐसे आंकड़े भी आ रहे हैं एग्जिट पोल में जहां पर वो शायद सरकार भी बना ले। और जो अभी हम अपने जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल को लीड कर रहे हैं कपिल शर्मा, उनसे बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि कई सीटें ऐसी हैं जो उन्होंने एनालिसिस किया है, उनकी टीम से ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आई है कि इतनी क्लोज फाइट है कि वो सीटें हो सकता है किसी भी पार्टी की सरकार बनवा दे। हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारा मध्य प्रदेश में जो नेटवर्क है रिपोर्टर्स का, वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो इसलिए कपिल शर्मा के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनसे उनके पास इंफॉर्मेशन आई है। तो वो इन्फॉर्मेशन उनकी, मेरे को लगता है कि जितने भी एग्जिट पोल्स हैं, मतलब एग्जिट पोल के पास एक डेटा होता है जो कि एक साइंटिफिक तरीके से वो लेते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जो रिपोर्टर्स के
के जरिए या एक आम आदमी के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कपिल शर्मा के पास कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। जी, तो जो 30 से जी छत्तीसगढ़ की सर बात करी थी। हाँ, हम लोग अभी तो छत्तीसगढ़ में क्या है बेसिकली, छत्तीसगढ़ में ये तो एक फैक्ट है कि 15 साल बीजेपी की सरकार थी। पिछला जो इलेक्शन था 2018 का जो इलेक्शन था वो एक 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट था। तो वही कारण था कि वहाँ कांग्रेस को एक लीड थी काफ़ी ज़्यादा, और पिछला इलेक्शन कांग्रेस ने वो किया, स्वीप किया, और उसके बाद 5 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। तो आज की डेट में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका कितना इम्पैक्ट है, कम है या ज़्यादा है, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी एक लोकल उसमें कांग्रेस बड़े अच्छे तरीके से इस बात को साबित करने में मतलब उन्होंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी कि रमन सिंह की सरकार एक करप्ट सरकार थी, और वो करप्शन एक ऐसा था जिससे आम आदमी को नुकसान होता था, क्योंकि यहाँ का जो करप्शन का जो पैसा है, अगर करप्शन नहीं होता तो वो पैसा जनता के वेलफेयर के लिए लगता, लेकिन वो जो पैसा है उस पैसे से कांग्रेस के सेंट्रल हाईकमान को वो पैसा जाता है, और वो पैसा बाकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती है। तो मेरे को लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। प्लस वहाँ आरएसएस का बहुत पुराना काम है, बीजेपी का कुछ एरिया में स्ट्रांग होल्ड हमेशा से ही वहाँ था। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स मेरे ख्याल से। और आपको कम्युनल एंगल कितना नजर आता है, जिस तरह से वहाँ पर जो कन्वर्जन चलता है उसको लेकर बीजेपी ने लगातार एक हाईलाइट किया ग्राउंड जीरो पर जाकर, और जिस तरह से साहू जो हैं उनकी जो हत्या हुई थी उसके लिए पूछा कि इसके कसूरवारों को सजा कब मिलेगी, तो क्या ये तमाम चीज़ें भी एक जनता का माइंड वॉश करने में कामयाब रही मनोज? मेरे को लगता है कि लोकल लेवल में बीजेपी ने इस बारी राजस्थान में सबसे ज़्यादा कम्युनल एंगल लाने की कोशिश करी, और जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं इसमें, तो लगता नहीं है कि राजस्थान में भी बीजेपी को इसका कुछ फ़ायदा हुआ है। हो सकता है कि इसका नुकसान ही राजस्थान में उन्हें हुआ हो। छत्तीसगढ़ में मुझे इस बात का डाउट है कि वहाँ का इलेक्शन कितना वो था, कॉम्युनल था। जी ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर लगातार हमारे खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पीयूष पंत भी हैं और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की स्थिति जो है लगभग यहाँ पर एग्जिट पोल जो है वो साफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 ऐसे एग्जिट पोल एजेंसीज हैं जो कह रही हैं कि एडवांटेज बीजेपी है, बीजेपी की सरकार बनेगी, जिसमें टुडेज चाणक्य है और सी मैट्रिक्स है, और बाकी क्लोज फाइट दिखा रहे हैं। तो आपका जो आकलन है वो क्या कुछ कह रहा है? कमोबेश यही रहेगा? आपकी नजर में किसकी एडवांटेज है? पर कपिल से आपने एक सवाल पूछा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या हुआ, मैं इसी से आपके सवाल की तरफ जाऊंगा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने लोग आए थे, चाहे वो उस दौरान एमएलएज रहे हों या फिर उनके फॉलोअर्स रहे हों, इस चुनाव में ज्यादातर लोगों को जो उस समय बायपोल्स में हार भी गए थे उनको भी टिकट मिले हैं। कुछ दलित जो उनके साथ आए थे एमएलएज, वो जरूर ड्रॉप हुए हैं, एक चीज। दूसरी चीज, अगर भारतीय जनता पार्टी जो डिससैटिस्फैक्शन की मार मध्य प्रदेश में अपनी संगठन में झेल रही है, जो उसकी सबसे बड़ी मजबूती मानी जाती थी संगठन में ताकत, वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके लिए बड़े कारक हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में आज भी ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए लोग जो आज चुनाव मैदान में हैं, वो ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। देखिए, 2018 में आप ये कह सकते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में जिसको सिंधिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, वहां कांग्रेस 26 आउट ऑफ 34 कैसे जीत सकी थी? उसका एक बड़ा कारण 2018 के अप्रैल 2 को एक बड़ा घटनाक्रम उस क्षेत्र में हुआ, जहां पर जो दलित आंदोलन हुआ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें एट्रोसिटीज एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, उसके विरोध में पूरे देश में हालांकि हुआ, लेकिन उस क्षेत्र में 8 लोगों की मौतें हुई, वो जातीय संघर्ष भी बन गया था। उसका इतना बैड इंपैक्ट पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी वहां बिल्कुल साफ हो गई। उसके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आगे होना बड़ा कारण नहीं माना जा सकता कि कांग्रेस इसलिए जीती थी। कांग्रेस केवल, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी जड़ें मध्य प्रदेश में अभी चर्चा हो रही थी कि मध्य प्रदेश से उसकी जड़ें जुड़ी हैं। मैं तो ये कहूंगा मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली ग्वालियर में उसकी जगह जुड़ी है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी या ब्रजराज सिंधिया ऐसे लोग इसी क्षेत्र से आते हैं, और जितने भी बीजेपी के थिंक टैंक्स रहे हैं या जनसंघ के रहे हैं, वो अक्सर अपने प्रयोग ग्वालियर में ही करते थे। तो इसलिए ये रीजन बीजेपी का गढ़ हमेशा से माना जाता रहा। लेकिन ज्योतिरादित्य के आने के बाद चाहे बाईपोल्स हो गए हों, उनके क्षेत्र में वो खुद कई सीट्स पर हारे, या फिर
लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए उसमें पब्लिक ने यहां दिखाया, यानी कि पार्टी नाराज हो गई, पार्टी का वर्कर उनके पार्टी के साथ नहीं गया। आज भी वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच की लड़ाई साफ साफ कार्यकर्ताओं के बीच में देखी जा सकती। इसलिए मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई नुकसान होता है तो वो सिर्फ उस रीजन से ज्योतिरादित्य के कारण हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको अच्छी बताऊं, जैसे आप हैं, आप इतना अच्छा गुलाबी जो सूट पहने हैं ये बहुत सुंदर है, लेकिन रोज रोज आप वही पहनती हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं इस बीजेपी गवर्नमेंट का या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे का हो सकता है। हालांकि उन्होंने पब्लिक वेलफेयर में जो आइडिया लाए, लाडली बहना, उसको समझें आप। मध्य प्रदेश में जो महिला वोटर्स है वो 2.72 करोड़ के लगभग है। ऐसे में, और आपने देखा इसका ट्रेंड अगर देखते हैं पिछले 2003, 2008, 13 या 18 में, तो महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट है वो काफी अच्छा रहा। पिछले बार 74.04% था, अब की बार ये बढ़ के 76 कुछ आगे बढ़ गया, जबकि लगभग 31 लाख महिला। चलिए, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं शर्मा जी, वही बात हमारे एजेंट चीफ ने भी कही थी कि कहीं ना कहीं फटीग जो है वो एक बड़ा जो चेहरा है शिवराज सिंह चौहान का, एंटी इनकम्बेंसी और फटीग जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर जो है यहां पर साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हमारे साथ एनके सिंह जी भी जुड़ चुके हैं और राजस्थान के भी मैं कहूंगी अपनी पीसीआर टीम से कि राजस्थान के जो एग्जिट पोल्स हैं वो जिस तरह की कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के महापोल में, वो भी तस्वीरें हमारे सामने रखें। राजस्थान में एडवांटेज बीजेपी और बीजेपी की सरकार बनाते हुए मैक्सिमम पोल्स जो हैं नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल्स, तमाम एग्जिट पोल्स वहां पर बीजेपी की या तो सरकार बनवा रहे हैं या फिर एडवांटेज बीजेपी दिखा रहे हैं। एक ही अगर हम कहें कि एक ही पोल ऐसा है जहां पर वहां कांटे की टक्कर जो है वो दिखा रहा है, नहीं तो अधिकतर जो है राजस्थान में बीजेपी की सरकार ही बनाते हुए दिख रहे हैं। एनके सिंह जी, आपने जो एग्जिट पोल के नतीजे अब तक देखे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? आपका आकलन, आपका जो असेसमेंट है कुछ अलहदा है? नहीं, मैं पिछले 45 साल से पोल एनालिसिस कर रहा हूं और एग्जिट पोल को लेके मेरा अभी भी ये मानना है कि इनको कतई आप भरोसा नहीं कर सकते। ये अनसाइंटिफिक हैं और ये बहुत ही लिमिटेड इनका एरिया ऑफ फंक्शन होता है। तो इससे डिराइव करना कोई कंक्लूजन, वो भी स्टेट के लेवल पे, रीजनल वेरिएशंस है, कैंडिडेट्स के चॉइस है, मैक्रो एनालिसिस, मैक्रो परसेप्शन होता है, माइक्रो परसेप्शन होता है, तो मुझे कभी भी नहीं भरोसा रहा है। हाँ, एक चीज हम कह सकते हैं कि इसकी दो तरह से एनालिसिस होनी चाहिए। मैक्रो एनालिसिस में यह बात सही है कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो रूरल इंडिया में, और जो मध्य प्रदेश के लिए भी है, राजस्थान के लिए भी है, छत्तीसगढ़ के लिए भी है, तेलंगाना के लिए भी है, रूरल इन राज्यों में जो डिस्ट्रस्ट है वो बढ़ा है और डिसकंटेंट जो है वो काफी पैरामाउंट है, काफी तेज है। लेकिन इसके बरक्स जो डिलीवरी सिस्टम है उसकी एनालिसिस जरूर की जानी चाहिए कि राजस्थान में कैसा डिलीवरी किया चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट ने और मध्य प्रदेश में कैसा किया। एक बात सही है कि मध्य प्रदेश में जो लाडली योजना है उसने काफी बड़ा चेंज, वरना हम ये बड़े कैटेगरिकली कह सकते थे कि कांग्रेस को एडवांटेज है और जबरदस्त एडवांटेज है, लेकिन लाडली योजना से चीजें काफी बदल गई और अब ये नेक एंड नेक फाइट है, वहां भी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। हम कहीं भी ये नहीं कह सकते कि कोई एक पार्टी को एडवांटेज है, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। तेलंगाना का भी यही हाल है, तेलंगाना में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को एडवांटेज है, लेकिन राजस्थान में नेक एंड नेक है, बिल्कुल नेक एंड नेक है और उसके मल्टी वेरिएबल सिचुएशन है। इसलिए वेरिएबल है कि सबसे बड़ी बात है कि वहां पे इंटरनल फाइट बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। नतीजा यह हुआ है कि वहां पे कैंडिडेट्स को देख के वोट किया जा रहा है। जो जनरल डिस्ट्रेस है वो तो ही है, लेकिन गहलोत सरकार ने जो डिलीवरी की है वो डिलीवरी वहां पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए डिसकंटेंट जो है, जो ट्रेडिशनल होता है कि वो पलट देता है, रोटी पलट देता है, सरकार इस बार पलटेगी कि नहीं, इसमें स्लाइटली डाउट है कि कितना वो पलट पाएगी, क्योंकि जो डिलीवरी हुई है खास करके हेल्थ स्कीम को लेके, ओल्ड एज पेंशन को लेके, इसकी डिलीवरी जो हुई है वो जनता के लिए बड़ी ही खुशी देने वाली रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी का वर्चस्व कुछ इलाके में तो काफी अच्छा है,
खास करके कुछ पार्ट्स में जहां ट्रेडिशनली बीजेपी मजबूत है जी। वहां पे हुआ। फिर ट्राइबल फैक्टर देखना होगा, ट्राइबल्स किस तरफ जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से चीजें देखने की हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि नेक एंड नेक है, राजस्थान में तो काफी ज्यादा है। चलिए, राजस्थान में नेक एंड नेक फाइट है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी आप कह रहे हैं नेक एंड नेक फाइट है, और बहुत सारे फैक्टर्स बता रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो वेरिएबल्स हैं दोनों पार्टियों के लिए लगभग एक जैसे हैं और गहलोत से नाराजगी नहीं है। तो राज बदलेगा या रिवाज, ये लगातार सवाल उठ रहा है। हमारे एडिटर इन चीफ मनोज गेरोला जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, राजस्थान को लेकर क्या एनके सिंह जी की राय से आप इत्तेफाक रखेंगे या फिर एग्जिट पोल्स के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी मैं यहाँ आने से पहले जो हमारे राजस्थान के हेड हैं अजय शर्मा, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो अच्छा, और उस समय एक्सिस ने आपके पोल जो थे उसके सारे के सारे वो जो है नतीजे आ गए थे। तो उनका कहना ये था कि एग्जिट पोल पिछली बारी और उससे पिछली बारी दोनों बारी में मैक्सिमम एग्जिट पोल राजस्थान के बारे में फेल हुए। तो जो एनके सिंह जी कह रहे हैं उनका भी कहना बिल्कुल वही था। अच्छा, दूसरा ये है कि लेट अस अज्यूम, हम ये अगर हम माने कि जैसे अगर हम थोड़ा पहले की बात करते तो उस समय ये था कि राजस्थान में बीजेपी को एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आज की डेट में नेक टू नेक फाइट है और कुछ जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट प्रेस्टिजियस पोल अगर ये दिखाते हैं कि राजस्थान में बीजेपी पीछे है और कांग्रेस आगे है, अगर हम इसको माने तो मेरे ख्याल से इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि बीजेपी की जो इंटरनल फाइट है, बीजेपी की इंटरनल फाइट में वसुंधरा ने अगर कोई भीतरघात किया है, सैबोटेज किया है, तो बीजेपी को उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि गहलोत ने जो भी काम करा है, गहलोत की जो भी डिलीवरी है, वो डिलीवरी लोगों को पसंद आई है। अभी हम लोग आज से करीब 2 महीने पहले राजस्थान में थे। राजस्थान में हम चीफ मिनिस्टर से तो खैर हमारी मुलाकात थी ही, लेकिन उसके बाद बाकी जो काफ़ी लोगों से हमने जयपुर और आसपास घूमकर बात करी। तो अशोक गहलोत के काम की तारीफ तो हर कोई करता था, लेकिन ये भी फैक्ट है कि पिछली बारी जब अशोक गहलोत की सरकार जब गिरी थी तो उस समय भी अशोक गहलोत का काम बहुत अच्छा था, और उससे पहले भी जब वो हारे थे तो उस समय भी अशोक गहलोत का काम काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ जो सरकार जो पलटती है वो मेरे ख्याल से वो लगता था कि एक वो है, सत्य है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि राजस्थान में बीजेपी ने लास्ट में जो कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश करी, मेरे को लगता है कि बीजेपी को उसका एडवांटेज तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुस्लिम जो वोट है जो पहले बटा था, वो मुस्लिम वोट पूरा एकमुश्त होकर कांग्रेस के साथ वो कांग्रेस को उसने वो है वोट किया। तो ये एक मेरे ख्याल से फैक्टर हो सकता है अगर हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करें कि कांग्रेस को वहाँ एडवांटेज क्यों है। बिल्कुल, और लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी अब जुड़ना शुरू हो गए हैं। जयपुर से हमारे रिपोर्टर आशुतोष जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप खुद ग्राउंड जीरो पर एक एक सीट पर गए, आपने इलेक्शन की कवरेज की, नेताओं की रैलियां, उनके भाषण, सीटों से असंतुष्ट जो बंटवारा था उनसे असंतुष्ट जो हैं बागी भी खड़े होते हैं, दोनों खेमे में खड़े हुए, पार्टियों के अंदर की सरपुटअव्वल भी थी। आपका खुद का एनालिसिस ग्राउंड जीरो से क्या खबर ले? जो पब्लिक की जो ओपिनियन है वो ये कहते हुए दिखाई दे रही है। आम भाषा में हम राजस्थान में कहते हैं कि खिचड़ी की जो सरकार होती है, यानी कि कुछ एकदम क्लियर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसका एक बड़ा कारण है, उसका बड़ा कारण ये है कि अब से पहले के तमाम हम जो चुनाव देखते हैं उसमें बहुत साफ तस्वीर हो जाती थी कि देखिए इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया, इस बात पे नाराज़गी थी और हमारी मुख्यमंत्री से नाराज़ थी, हमारी सरकार के साथ में नाराज़गी थी। लेकिन इस बार कतई ऐसा देखने को नहीं मिला। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सरकार विरोधी जो लहर थी वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं दी। अशोक गहलोत की बात करते हैं, उनकी योजनाओं की बात करते हैं, लगातार चर्चाओं में रही, ग्राउंड जीरो पे चर्चा में रही, लोगों ने उसकी बात कही। और खास तौर पे जब हम ग्रामीण अंचल में गए तो ग्रामीण अंचल में बहुत ज़्यादा मजबूती से, दरअसल हर बार ये होता है कि राजस्थान के भीतर अमूमन क्या होता है कि पिछले 3 डेकेड्स में आप देखिए कि चीजें बदल जाती है, सरकारें बदल जाती हैं। अशोक गहलोत के साथ एक बहुत पिछले बार चुनाव में भी कहा गया था कि दरअसल सरकार में तो आते हैं लेकिन सरकार रिपीट नहीं करवा पाते हैं। इस बार पिछले 6 महीने में जितनी योजनाएं लागू की गई थी वो असल में बहुत गेम चेंजर साबित हुई। जो 500 रुपए में आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर देने की बात सामने आई हो, चाहे बाद में मोबाइल दिया गया था, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बातें आई थी, तमाम चीजें थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर अपनी इमेज को बहुत स्ट्रांगली एक कम्युनिकेटर के तौर पर एक तरह से सेव किया था। क्या असल में वो परिवर्तन ये दिख रहा है कि आज नेक टू नेक फाइट की स्थिति में कांग्रेस पार्टी यहां पर आ गई है?
देखिए बिल्कुल उसी चेंज की हम बात कर रहे थे। ये अशोक गहलोत वो अशोक गहलोत नहीं थे जो आमतौर पर ऐसा लगता था कि एक जो रूढ़िवादी तरीके से कांग्रेस चलती हुई दिखाई देती थी। कांग्रेस बदली हुई नजर आई इस बार अगर हम बात करते हैं तो। चुनाव प्रचार की देखिए बीजेपी को लेके एक माइंडसेट रहता है, बीजेपी के लिए एक पहचान रहती है कि वो 5 साल ही चुनावी मूड में रहती है। यानी कि आप कभी भी चुनाव की कह दीजिए, बीजेपी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहेगी। लेकिन पहली बार कांग्रेस के लिए ऐसा देखा गया कि पूरी तरीके से चुनावी मूड में थी, लहर देखी गई, माहौल देखा गया कांग्रेस का। और आज की तारीख में राजस्थान में हालात ये थे कि जो पिछले काफ़ी सालों से, मैं कहूँगा पिछले 40-50 वर्षों से भी जो राजनीतिक की खबरें देख रहे हैं या यहाँ के जो दिग्गज, यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बात करें, राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें, वो आज की स्थिति में ये साफ साफ नहीं कह सकते हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने के लिए जा रही है। उसका एक बड़ा कारण है कि जो जनता है उसने पहली बार आशुतोष, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। एक फैक्टर मैं समझना चाहूंगा, मनोज सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, वसुंधरा राजे फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? असल में कहा गया कि पहले दरअसल उनको लीड करने के लिए बड़ी कोशिश उन्होंने की थी, कई रैलियां की थी, कई जगहों पर जाके मंदिर में दर्शन वगैरह किए थे उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद वो फेस बीजेपी की तरफ से उनको आगे नहीं किया गया। बाद में क्या हुआ कि जब चुनाव होने वाले थे कुछ दिनों पहले उनकी धुआंधार रैलियां शुरू हो गई। वसुंधरा राजे को लेकर कहा जाता है कि 40 से 45 सीटों पर जबरदस्त उनके होल्ड होता है। क्या असल में वसुंधरा राजे फैक्टर यहां पर आगे नाम नहीं करना वो बीजेपी के लिए डेंट मार गया? क्योंकि अमूमन ऐसा रहा कि बीजेपी जब भी सत्ता में वापस आई 150 क्रॉस रही है या 150 के आसपास पहुंची है। इस बार यह कहा जा रहा है कि नेक टू नेक फाइट, क्या यह फैक्टर आपको असल में लगता है या फिर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेताओं के बलबूते जिस तरीके से प्रचार कर रही थी वो फैक्टर है और अशोक गहलोत ने फाइट उसको दी है? ये देखिए, मेरे ख्याल से बीजेपी को अपनी अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं कि जहाँ की कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ बहुत टफ फाइट है, और उसी तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी एक मतलब कि जो एडवांटेज बीजेपी को होना चाहिए था, बीजेपी ने खैर कमबैक किया है, लेकिन वहाँ भी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने जो लोकल जो नेता है शिवराज सिंह चौहान उनको साइड में करने की कोशिश करी। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी उनको चेंज करनी होगी आने वाले टाइम पे। वसुंधरा राजस्थान में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे वो वहाँ की जो स्ट्रांग राजपूत कम्युनिटी है, चाहे वहाँ की जो जाट कम्युनिटी है, वो दोनों कम्युनिटी ही वसुंधरा के साथ हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर उस फैमिली के अगर हम लीगेसी देखें तो बीजेपी को बनाने में या जो पुरानी जनसंघ है उसको बनाने में इस फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जो चीज, और राजस्थान में बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल। अगर हम इलेक्शन देखते हैं कि रिजल्ट देखते हैं तो उसमें एक बात तो साफ है कि जब भी बीजेपी की कांग्रेस की जो विक्ट्री होती है वो बहुत ही कम मार्जिन के साथ होती है, और जबकि ऐसा कई इलेक्शन है जबकि बीजेपी ने वहां स्वीप करा। और लोकसभा का देखें तो लोकसभा तो पिछले 2 बारी से बीजेपी ने हमेशा ही स्वीप किया है। तो आप देखिएगा कि वहाँ कितना स्ट्रांग एक वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, और जो वसुंधरा का एक फेस वहाँ बहुत बड़ा फेस है, लोग वसुंधरा को अपना नेता मानते हैं। अगर वसुंधरा अगर ऐसी नेक टू नेक फाइट है और अगर बीजेपी, जैसा कि 2 पोल ने दिखाया है कि बीजेपी नीचे है और कांग्रेस आगे है, अगर ये बात है तो मेरे को लगता है कि जो वसुंधरा है, वसुंधरा फैक्टर की वसुंधरा को उन्होंने बिल्कुल साइड में किया। और एक पब्लिक परसेप्शन भी था कि वसुंधरा चीफ मिनिस्टर बनेंगी नहीं बनेंगी, उसको फेस को कभी भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तो उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट बीजेपी पे आएगा। हाँ, बीजेपी को हो सकता है, देखना पड़ेगा, वो इसका हो सकता है कि इसका असर दिखाई दे। पीयूष जी, मैं आपके पास आता हूँ। सर, राजस्थान का ही जिक्र अभी हो रहा है, अशोक गहलोत को लेकर कहा जाता है गहलोत टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। आशुतोष समझते होंगे ये टर्म राजस्थान में बहुत चर्चित है कि अशोक गहलोत का जो नजरिया होता है या राजनीति होती है वो आम लोगों के समझ से बहुत आगे की होती है। क्या इस बार गहलोत फैक्टर और सचिन पायलट फैक्टर ये राजस्थान में कांग्रेस को थोड़ा कहा जाए कि कमजोर किया है? पूर्वी राजस्थान में अशोक गहलोत की बड़ी अच्छी पकड़ है, जोधपुर से उस वाले इलाके में अशोक गहलोत की उधर है, इधर सचिन पायलट की पकड़ पूर्वी राजस्थान में, लेकिन दोनों का यूनाइट मंच से नहीं होना ये कांग्रेस के लिए नेगेटिव फैक्टर रहा। पीयूष जी, मेरा सवाल सर आपसे। जी, मुझसे पूछा आपने? जी सर, जी। नहीं, देखिए, ये बात सही है कि गहलोत और पायलट का जो है कि आपस का जो है कि जो उनकी जो एक
संघर्ष कह लीजिए या उनका जो मनमुटाव है वो भयंकर रूप से देखिए दिखा। उसका नुकसान, अगर इस तरह की कांग्रेस को सत्ता नहीं मिलती दोबारा वहां पे, तो निश्चित रूप से उसकी एक बड़ी भूमिका मैं उसको मानूंगा। क्योंकि लगातार जो है कि 4.5 साल आप कह लीजिए कि जो है कि लगातार सचिन पायलट जो है लगभग 4.5 साल जो है, अगर शुरू के कुछ महीने छोड़ दीजिए आप, तो वो लगातार जो है गहलोत के खिलाफ ही नजर आए। और बाद में तो उन्होंने इंतहा कर दी जब खुद ही धरने पे बैठ गए और अपनी ही सरकार के खिलाफ और गहलोत से तमाम सवाल पूछने लगे। और उन आरोपों की क्या जांच हुई कि नहीं जो वसुंधरा राजे के खिलाफ लगे थे उनके बारे में, तो वो पूरे के पूरे एक अपोजिशन नेता की तरह नजर आ रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने बहुत देर से जो है कि वो बात करी कि उनके उनमें जो उनका हाईकमान ने जो है उनमें एक एका उनमें दिखाई। और बाद में तो जो है कि लास्ट में जो स्ट्रेटजिकली जो है कि गहलोत ने भी जो है एक वीडियो जारी किया जो सचिन पायलट की। नहीं सर, उसका असर कितना हुआ ये तो आने वाले वक्त में देखिए। अभी तो एग्जिट पोल से जब 3 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनको लग रहा था कि इस बार अगर सरकार आती है तो सचिन पायलट को मौका मिल सकता है। लेकिन अशोक गहलोत के रहते ये थोड़ा कम्युनिकेशन ऐसा होता है लोगों के बीच में कि अशोक गहलोत रहेंगे तो सचिन पायलट को उतना मौका शायद ना मिल पाए या मुख्यमंत्री की कुर्सी ना मिल पाए। तो इसको लेकर विश्लेषण करेंगे। मैं दोबारा आपके पास आता हूं, कुछ मुद्दों को लेकर चलते हैं। दरअसल एनके सिंह साहब भी मेरे साथ हैं। एनके सिंह साहब देखिए, नो डाउट कि वहां बेरोजगारी के मसले को लेकर बहुत हुआ, पेपर लीक का मसला जबरदस्त तरीके से उछला था, उसमें कई गिरफ्तारियां हुई, योगी मॉडल अपनाने की लोग डिमांड करने लगे कि भाई जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको बुलडोज उनके घरों को करिए। लेकिन उसको अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बहुत बार एक तरह से अच्छे तरीके से डिफाइन करते रहे कि हम संवैधानिक तौर पर चीजों को कर रहे हैं, लेकिन पहला राज्य ऐसा है जहां पर इतनी सख्त कानून की आवश्यकता पड़ी और उसको बनाया गया था। यह फैक्टर हुआ। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज वहां पर रोजगार देना लोकल लेवल पर, वो दूसरा फैक्टर हुआ। तीसरा एजुकेशन लेवल को लेकर आगे जाना, उस पर मुख्यमंत्री बार बार कहते रहे। दवाइयों को फ्री उन्होंने कर दिया, चिरंजीवी योजना में 10 लाख तक की जो है उसको पॉलिसियों को कर दी। ये तमाम फैक्टर क्या अशोक गहलोत के लिए वाकई में एक डोमिनेटिंग फेज लेकर आए? क्योंकि अक्सर देखा गया कि मुख्यमंत्री दरअसल वहां के नेताओं के हिसाब से नहीं बात करते थे, प्रधानमंत्री को टारगेट करते थे, और वो लेवल पहले से सेट करके रखा था उन्होंने। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि हाल के दौर में अगर आप देखें पीएलएफएस के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से रूरल डिस्ट्रेस बढ़ा है। और वो इसलिए बढ़ा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो जो युवा है वो घरों में आके बैठ गया। कोरोना के बाद से ये दिक्कत आने लगी, और इधर चूंकि एमएसएमई सेक्टर काम नहीं कर रहा था तो रूरल डिस्ट्रेस बढ़ गया है। तो ये तो हुआ, मोदी जी का जो एक मकबूलियत थी वो लगभग कम हुई है। उसमें अगर आप डायरेक्ट डिलीवरी मोड में जाते हैं, जैसे कि आप चिरंजीवी ले लीजिए, चिरंजीवी ने डायरेक्ट, जब वो महिला जाती थी अपने बच्चे को लोगे तो ऑपरेशन आप कोई भी कराए आपको रुपए मिलेंगे, आपको एक बड़ी रकम मिल रही है। तो इसने उसी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम ने, और इसके अलावा कुछ और भी जो किसानों के लिए स्कीम्स थी जो लगभग बोरो की गई थी तेलंगाना मॉडल से, यहां पे भी और बाकी राज्यों में भी। तो उसको अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि रूरल डिस्ट्रेस के समय एक गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने इनको मरहम लगाई है और डायरेक्ट डिलीवरी में पैसे दिए हैं और हर तरह से मदद की है। तो जो आपने कहा है इसका असर कड़ा है और न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर रहा है। जो एंटी इनकम्बेंसी हुआ करती थी शार्पेंड, बहुत ही क्लियर होती थी, हर बार रोटी पलट देते थे, सरकार बदल देते थे, वो इस बार रुकी है। और काउंटर वेलिंग फैक्टर क्या थे? अगर लोग वसुंधरा के साइडलाइन होने से नाराज थे तो सचिन के भी साइडलाइन होने से कांग्रेस में नाराज थे। बिल्कुल। और गुजरों ने ये नाराजगी एक्सप्रेस की है, तो दोनों तरफ था। इसीलिए हम लोग के एनालिसिस में बहुत क्लियर जो नहीं आ रहा विजन, वो सिर्फ इसलिए कि काउंटर वेलिंग फैक्टर्स भी हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं फैक्टर्स। लेकिन यह बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो डिलीवरी सिस्टम था अशोक गहलोत का वो बेहतर था और हिंदू मुसलमान किया गया, कोशिश की गई जो मनोज जी ने कहा, लेकिन उसने बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाया। और अगर असर दिखाया तो मुसलमान उससे ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है, यह एक फैक्टर है। हाँ, ट्राइबल्स की जहां तक बात है, ट्राइबल्स को लेके यह था कि अगर कांग्रेस और मेहनत करती तो कांग्रेस को ये वोट्स क्लियर हो जाती, स्थिति क्लियर हो जाती। ट्राइबल्स हमें लगता है कि रीजन वाइज डिवाइडेड है। नहीं सर, उसका एक और कारण है, मैं इसी सवाल पर आ रहा, क्योंकि बीच में क्या हुआ, बीटीपी जिसका नाम अब बदल गया वो 4-5 सीटों पे अच्छी पकड़ रखती है, खास करके उदयपुर वाले इलाके में, जो ट्राइबल्स जो गुजरात से सटता हुआ इलाका है। लेकिन उसमें कहानी क्या हुई कि मिड गवर्नमेंट में
उन्होंने सरकार से अलायंस तोड़ लिया था और उसके बाद उन्होंने डिमांड वगैरह की थी, वो पूरी नहीं हो पाई। क्या नरेंद्र मोदी ने उसको प्रधानमंत्री ने एक तरह से कैश करने की कोशिश की, क्योंकि राष्ट्रपति का चेहरा भी एक तरह से वो था। दूसरा, कई जगहों से वहां पर बाकायदा नेताओं को भेजा गया था दूसरे राज्यों के, ताकि वो कम्युनिकेट बीजेपी के लिए ये कर सके। मैं आता हूं सर इसको लेकर, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, सर इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। एक और फैक्टर है, वहां पर एक आरएलपी है, नागौर उसका मुख्यालय है, लेकिन असर में वो जोधपुर समेत 4-5 जिलों में अच्छा उसका 5-7-10 सीटों पर कहा जाए अच्छी पकड़ मानी जाती है, और लोकसभा चुनाव में एक सीट भी उसने निकाली थी। बीटीपी अगर वहां पर स्ट्रांग होती है, अगर वहां पर आरएलपी स्ट्रांग होती है, तो क्या दोनों पार्टियों के लिए ऐसी स्थिति बन सकती है कि हालांकि एग्जिट पोल्स इशारा तो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता पड़ सकती है? मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसलिए बोल रहा हूं कि पिछली बार 14 ऐसे निर्दलीय विधायक थे जिनको अशोक गहलोत ने अपने साथ लिया, उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच पाए थे। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है। पिछले बार का ही एग्जाम्पल से मैं अपनी बात की शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत ने उन बीएसपी एमएलए को भी अपने साथ ले लिया था। ये स्थिति अब बनेगी कि नहीं बनेगी? जो स्टेट का ट्रेडिशन है, जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी कि जो स्टेट का ट्रेडिशन रहा कि वहां डेमोक्रेसी को अच्छा करने के लिए रोटी पलट देते हैं, क्या अब की बार रोटी क्यों नहीं पलट रही? तो पिछले बार भी आपने देखा होगा कि वसुंधरा की सरकार थी। वसुंधरा की सरकार में आपने देखा कि वो भी बिल्कुल कितनी नजदीक तक पहुंची। यानी कि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों में एक साथ चुनाव हुए, आज भी हो रहे हैं। 2 जगह मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बिल्कुल बीजेपी लास्ट स्थिति तक पहुंची। हालांकि वहां बड़ा चेंज हुआ, कांग्रेस बहुत आगे निकल गई थी छत्तीसगढ़ में। अब यहां पर आपने देखा कि कांग्रेस, लेकिन फिर भी वो रिपीट नहीं हो पाई वसुंधरा जी। अब इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में वसुंधरा के आगे आने के बहुत चांसेस थे, लेकिन उनको लगातार साइडलाइन करना। देखिए, मैं आज बहुत खुली बात कह रहा हूं आपके चैनल पर। देश की राजनीति में, स्पेशली इन बीजेपी, आप देखेंगे वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान, आज की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जिसको मैं 2 लोगों के नाम से जानता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इनसे कभी भी इन लोगों के मधुर रिश्ते नहीं रहे। आपको एक याद दिलाता हूं, 2014 में आपको याद है कि 2014 में जब ये माना जा रहा था, नरेंद्र मोदी पीएम फेस थे, कि अगर कहीं मेजॉरिटी मार्क्स पर बीजेपी नहीं पहुंच पाती है तो अल्टरनेट क्या होगा? आपको याद होगा शायद अल्टरनेट के रूप में एक नाम था, वो था शिवराज सिंह चौहान का। बिल्कुल। और यही माना जाता रहा है कि तब से कहीं ना कहीं चौहान इस लीडरशिप के टारगेट पर रहे हैं, लेकिन उनकी पीपल कनेक्टिविटी और मध्य प्रदेश में जबरदस्त होल्ड उनको डिगा नहीं पाया। ठीक वैसे ही राजस्थान की तरफ जब चलते हैं, अब हम आपके प्रश्न की तरफ आ रहे हैं कि राजस्थान की तरफ चलते हैं, तो वसुंधरा राजे सिंधिया भी कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप को हमेशा हर इशू पर चैलेंज करती रही। यही कारण रहा कि वो उनके करीब नहीं आ गई। अगर कहीं इन दोनों राज्यों में, विशेषकर मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, कि सीएम फेस अगर वसुंधरा राजे को लिया जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और ही दिखता। भले ही उन्होंने लास्ट मोमेंट पर उनको आगे पुश किया, लेकिन उनका जो फॉलोअर थे वो जानती हैं कि भले ही बीजेपी सत्ता में आती है, लेकिन शायद ही उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब आपने कहा कि ये थर्ड पार्टीज क्या करेंगी? देखिए, थर्ड पार्टीज का आप देख रहे हैं कुछ सीट्स दे रहे हैं। अगर हंग असेंबली आती है, यानी कि बीच में जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि वहां के पॉलिटिक्स का मॉडल बायपोलर है। ये तीनों हिंदी लैंड्स के राज्य में बायपोलर मॉडल ही है, जहां बीजेपी कांग्रेस, जनसंघ या कांग्रेस ही लड़ाई में रही है। तो अगर ऐसी स्थिति आती, मान लो कांग्रेस के पास कुछ सीट कम पड़ती। बिल्कुल सही आपने कहा। देखना यह है कि फिलहाल 879 रोड पर अभी क्या माहौल है, क्योंकि वहां पर जो हलचलें होती है 2-3 दिन पहले नेताओं को समझ में आ जाता कि असल उन्होंने मेहनत कितनी की है और उसके बाद क्या है। आशुतोष, दोबारा आपके पास भी आऊंगा ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन मनोज सर मैं आपके पास आता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश का जिक्र एक बार फिर से कर लेते हैं। परिस्थितियां ऐसी थी कि पिछली बार सरकार कांग्रेस बनाने में किसी तरीके से सफल होगी, लेकिन बहुत लंबी सरकार नहीं चल पाई। इस बार कांग्रेस ये डंके की चोट पर दावा भी कर रही है और इसके इतर जो एग्जिट पोल्स के नंबर हैं वो कांग्रेस के लिए एक अच्छे संकेत दे रहे हैं। लेकिन क्या चूंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे, कभी ऐसी एंटी इनकम्बेंसी बनी नहीं कि एज अ मुख्यमंत्री उनको लोग ना पसंद करें,
तो ये संभावना अभी ये कही जा सकती है, चूंकि एग्जिट पोल्स हैं, इनके अभी आंकड़े हैं, लेकिन बीजेपी वहां पर ऐसी परिस्थिति में आ सकती है कि पिछली बार की तरह 2-4-10-5 सीटों का नंबर आगे पीछे हो तो कुछ हो। देखिए, अगर हम एग्जिट पोल को देखते हैं तो ये लगता है कि मध्य प्रदेश में काफ़ी टफ फाइट है। और अगर हम 4-5 महीने पहले की बात करें तो उस समय बीजेपी लगता था कि काफ़ी ज़्यादा पीछे है और कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा आगे है। जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है तो एंटी इनकम्बेंसी पिछला जब इलेक्शन हुआ था तो भी वो 15 साल की जो एंटी जो वो थी इनकम्बेंसी थी वो बीजेपी के अगेंस्ट थी। और इस बार भी अगर हम बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी का आज से अगर 6 महीना पहले की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी हर जगह दिखती थी। लेकिन पिछले 3-4 महीने में बीजेपी ने जो कुछ भी करा वो उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, जो भी उनकी वो थी स्ट्रेटेजी थी। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को एक बहुत स्ट्रांग क्षेत्रीय नेता के तौर पर एस्टेब्लिश करा। देखिए, लीडर कौन होता है? लीडर वही होता है कि जो एडवर्स कंडीशन में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, अपनी कंपनी को या अपने देश को लीड करे। तो शिवराज सिंह चौहान ने आप देखिएगा कि पिछले कुछ हफ्तों में 165 जो रैली हैं वो उन्होंने करी है। बिल्कुल। तो इससे मालूम चलता, और बड़े स्ट्रांगली उन्होंने उनकी जो भी स्कीम थी वो सारी की सारी स्कीम्स को उन्होंने वो जनता के सामने लेकर आए हैं का मतलब उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया है। अगर हम लाडली योजना की बात करें तो वो स्कीम एक ऐसी है जिसमें कि काफ़ी सारी बहनाओं को, काफ़ी सारी जो वुमेन वोटर्स को वो बहुत ही लुक्रेटिव स्कीम है और उसका एम्बिट उन्होंने बढ़ाया और आज की डेट में 1.5 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको उसका फायदा होता है। तो और अगर आप देखें तो मोदी के ने भी वहाँ 16 के करीब जो वो हैं मतलब बड़ी रैली करी हैं, योगी ने भी करी हैं। तो मध्य प्रदेश में सेंट्रल लीडरशिप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और लास्ट में पहले तो शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने उठाकर साइड में फेंका हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के ऊपर काफी कुछ छोड़ दिया। तो इसका मेरे को लगता है कि बीजेपी को बहुत फायदा वहां होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। हाँ। इसका फायदा हो सकता है। एनके सिंह साहब, इसका जरा विश्लेषण सर बताइए आप, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मैं राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से अगर मैं तुलना करूं, दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री की रैलियों की वजह से कम राजस्थान में 20 सीटों का फर्क दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा। और बस्तर वाला इलाका या फिर कहा जाए कि कई जगहों पर जहां पर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में किया था उसका असर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां फाइट में आ गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बार बार मंचों से जाकर यह कहते रहे कि बताइए मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। मामा और भांजी का पूरा रिश्ता उन्होंने बार बार, बहनों का रिश्ता की दुहाई वो बार बार देते रहे। लेकिन असल में अगर कोई कोर कसर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से रह गई थी प्रधानमंत्री की रैलियों से, क्या वो मेक ओवर हो गया है, ये मान लिया जाए? ये कि आज भी देश के सबसे मकबूल लीडर नरेंद्र मोदी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओकेजन स्पेसिफिक मोदी जी का कई बार मैंने जो एनालिसिस की है जी, ओवर एक्सपोजर जब इलेक्शन में हो रहा है तो वो एक अजीब सा फटीक पैदा कर रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल में आप देखिए बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर था मोदी जी का, तो ये कई बार हमें लग रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। आजकल मीडिया है, हर आप जैसलमेर में बोल रहे हैं, जयपुर का आदमी तो छोड़िए मद्रास का आदमी भी सुन रहा है, तो लिहाजा उतना जरूरत है नहीं। तो कहीं ओवर एक्सपोजर, अच्छा इसके बरक्स इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी की मकबूलियत है, मोदी जी जाते हैं तो चीजें बदलती हैं। लेकिन इसके बरक्स आप गौर कीजिएगा कि राहुल गांधी के जो यात्रा हुई थी उसके बाद से कांग्रेस को लेके अचानक एक सी चेंज आया पब्लिक परसेप्शन में। कैडर अभी भी नहीं है कांग्रेस के पास, लेकिन पब्लिक परसेप्शन कहीं ट्रस्ट लेवल कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। दूसरा, जहां तक डिलीवरी का है, बिल्कुल सही कहा मनोज जी ने कि करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को ये मिल रहा है। मैंने कैलकुलेट किया कि मध्य प्रदेश का इस समय जीडीपी करीब 13 लाख करोड़ का है और बजट जो पिछले साल का बजट रहा है इस साल का वो करीब 3.5 लाख करोड़ का था। इसमें जो खर्च आ रहा है लाडली योजना में वो सालाना 18,000 करोड़ आ रहा है, तो कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं थी। लेकिन वो एक अचानक जब उनको मिला,
जब उनको वो पैसे मिले महिलाओं को, तो आप जरा सोचिए कि 1.25 करोड़ महिलाओं को अगर ये पैसे मिल रहे हैं, तो वो उसमें से अगर 50% भी वोट करे तो ये काफी बड़ा एक चेंज लाता है। तो ये मुझे लगता है कि न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर रहा है, जिसने रीस्टैब्लिश किया शिवराज सिंह चौहान को एक लीडर के रूप में, रीजनल लीडर के रूप में। और ये बीजेपी भूल गई कि सिंह साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं। एक दरअसल दरअसल हैदराबाद से अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्शन आज हुए और उसके बाद चीजें अब वहां पर क्या एग्जीक्यूट होते दिखाई दे रही है। राजकिरण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजकिरण, अभी दरअसल वहां का माहौल क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान के भीतर हर कोई ये जानना चाहता है कि 5 राज्यों में तेलंगाना भी इस चुनाव में है और वहां की स्थितियां क्या हैं। चूंकि बीआरएस बड़ा दावा करती है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम इस बार परिवर्तन करके दिखाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी फाइट में अच्छी है। हाँ, अभी जहाँ तक रूरल की बात है, रूरल में बीआरएस काफ़ी अच्छा कर रही है, क्योंकि सुबह से हमने जिस तरह से यहाँ के पोलिंग देखा है, रूरल में बीआरएस बहुत ही अच्छा कमाल यहाँ पर कर रही है। और जहाँ पर बात आती है अर्बन की, अर्बन में तो कांग्रेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने कई जगह पे बात किया है, हमारे सोर्सेज से हमने बात किया है कि वहाँ पर बोल रहे कि खास तौर पर खम्मम, निजामाबाद और वरंगल जैसे इलाकों में, खास तौर पर नलगोंडा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। नलगोंडा, खम्मम और महबूब नगर में कांग्रेस का हवा दिखाई दे रहा है। जहां पर दूसरी तरफ देखा गया तो करीमनगर में कुछ ऐसे प्लेसेस है जहां पर कांग्रेस और बीआरएस के बीच टक्कर चल रही है कि बता नहीं सकते है कि कौन आगे बढ़ पाएगा। मगर ये एक बात तो साफ है कि खम्मम और वरंगल और नलगोंडा 3 प्लेसेस पे जो यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ पर कांग्रेस की हवा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की हवा। बनो सर, एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा मैं। ओवैसी फैक्टर दरअसल तेलंगाना चुनाव में कितना लगता है आपको कि इस बार प्रभावी रहा है? कुछ असर डाला है उसने? देखिए, जो एग्जिट पोल मैंने देखे हैं तो उसका इम्पैक्ट उतना ही है जितना कि पिछली बार था। लेकिन ये तेलंगाना में जो बड़े आश्चर्य की बात जो मुझे दिखती है कि आज से 5-6 महीना पहले या करीब 1 साल पहले तो ये लगता था कि वहाँ बीजेपी नंबर 2 पॉलिटिकल पार्टी है। और अगर हम पिछला लोकसभा चुनाव देखें तो उसमें बीजेपी के नंबर ऑफ सीट्स कांग्रेस से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा मतलब थोड़ी ज़्यादा है। और तो आखिर ऐसा क्या हो गया 3-4 महीने में कि बीजेपी वहाँ बिल्कुल ही साफ हो गई और कांग्रेस और ये बीआरएस के बीच नेक टू नेक फाइट है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कर्नाटक चुनाव का असर यहाँ पर पड़ा? नहीं, मेरे को लगता नहीं कि कर्नाटक के चुनाव का असर यहाँ पड़ा है। मेरे को लगा कि जो मैसेजिंग लोगों के बीच गई है, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल वो नहीं है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स तेलंगाना में बहुत कंपेरेटिवली हमारी स्ट्रेंथ वहाँ कंपेरेटिवली कम है। मतलब मध्य प्रदेश में तो हमारा डेडिकेटेड चैनल है, तेलंगाना में हमारा कोई डेडिकेटेड चैनल नहीं है, लेकिन हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्यूरो तेलंगाना में जरूर है। लेकिन जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये बात मेरे को बीजेपी के कुछ नेताओं ने बताई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो सबसे बड़ा जो नुकसान बीजेपी को हुआ, वो जो मैसेज जो लोगों के बीच गया वो थोड़ा ठीक नहीं गया। एक तो कर्नाटक में जो बीजेपी ने अपना यहाँ तेलंगाना में बीजेपी का जो नेता था, लीडर था, तो उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट को अपने वहाँ चेंज किया। एक उसका मैसेज ठीक नहीं गया। और वहाँ ये जो कविता के अगेंस्ट जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो दिल्ली का लिकर स्कैम है उसके लेके ईडी कुछ एक्शन लेगा, पूछताछ करेगा, वो सब हुआ नहीं। तो लोगों को एक मैसेज ये गया कि लगता है कि पीछे से बीजेपी का और बीआरएस का कोई आपस में इनका कुछ कम्युनिकेशन है और हो सकता है कि पोस्ट पोल कुछ अलायंस हो जाए या कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है कि विधानसभा में आप हमें सपोर्ट कर दो, लोकसभा में हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक जो बीजेपी के नेताओं का कहना ये था कि ये जो चीज़ है इसका बीजेपी को वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर हम देखें तो कांग्रेस वहाँ, मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है, कांग्रेस जो 1 साल पहले सोच भी नहीं सकती थी कि वो तेलंगाना में फाइट करेगी, और आज की डेट में वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सुधरते हुए वहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आता हूँ उसको लेकर और जानकारी जब आती है छनकर तो चीज़ें और बिल्कुल साफ हो जाएंगी। पीयूष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। अब थोड़ा छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश तो अभी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, थोड़ी देर में और स्थितियाँ साफ होती हैं या फिर वहाँ से चीज़ें मैसेज जो आता है पॉलिटिकल गलियारों से, तो चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था टीएस सिंहदेव साहब, उनसे जब सवाल पूछा मीडिया ने कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप बनेंगे, उन्होंने कहा कि ये आला कमान तय करेगा।
असल में क्या इस बार कहानी राजस्थान जैसी यहां पर हो सकती है क्या? क्योंकि कई बार दावेदारी हिडन तौर पर ही सही लेकिन आला कमान तक पहुंचाने में वो सफल रहे हैं। चुनाव भूपेश बघेल के नाम पर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बन जाती है, क्या कांग्रेस के भीतर यह स्थिति बनती है कि फेस चेंज हो सकता है या फिर भूपेश बघेल पर मुहर रहेगी? क्या संकेत लगते हैं? क्या तेलंगाना की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, छत्तीसगढ़। कहाँ की? छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की, जी 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 हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये देखिए, अगर वहाँ पे सरकार बनती है और अच्छी खासी संख्या में अगर वो सीटें लेके आते हैं तो भूपेश बघेल की सफलता होगी। हाँ। और भूपेश बघेल ही जो है एक कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने चाहिए। लेकिन इस तरह की बातें आ रही थी, बाद में कैंपेन में भी कहा गया है, बहुत से कांग्रेस वाले कह रहे थे कि नहीं, एक हमारा तो जो है कि एक जो कलेक्टिव नेतृत्व है और जो है हाईकमान तय करेगा वो। तो वहां पे जो है देखिए, सिंहदेव भी एक जो है दूसरे कंटेंडर हैं जिनको पिछली बार जो है कि एक ये कहा गया था कि आपको 2.5 साल बाद जो बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया, संतोष था उनको। खैर बाद में जो है अभी 6-7 महीने पहले जो है वो उनको जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अगर भारतीय देखिए, अगर कांग्रेस जो है दूसरे राज्यों में बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी, अगर जो 3 तारीख को अगर हम देखते हैं, और भूपेश बघेल जो है कि अच्छी खासी संख्या में सीट लेके आते हैं वहां पे, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कांग्रेस फिर, क्योंकि ओबीसी से भी आते हैं और राहुल गांधी अपनी तमाम जो आजकल जो है जातिगत जनगणना की बात भी करते हैं, ओबीसी को की बात बहुत कर रहे हैं आगे बढ़ाने की। गिनवाते रहे हैं कि हमारे इतने मुश्किल मुख्यमंत्री होगा उनको चेहरा बदलना, और वो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री होके आएंगे जो दोबारा कांग्रेस की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में लेके आ रहे हैं, जहाँ की बीजेपी की लगातार 3 साल सरकार, 3 बार में 15 साल सरकार रही है। तो ऐसे में एक बीजेपी चुनौती भी इस बार दी है बीजेपी ने। ये जो उम्मीद शायद नहीं थी बघेल को भी, लेकिन बीजेपी ने अच्छी फाइट दी है वहां पे छत्तीसगढ़ में। ठीक है सर। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए यही बेहतर होगा कि जो है कि भूपेश बघेल को ही वहां पे रिटेन लीड करने का मौका दिया जाए। ठीक है सर, मैं आता हूं। लेकिन जैसा सिंह कि साहब, आप जानते हैं कि कांग्रेस सिंह साहब, एक बड़ा कहा जाए कि ये बहुत बड़ा एक सियासी मैसेज भी है या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है अच्छे संकेत हो। दरअसल चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जो ट्राइबल बेल्ट्स रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी का पेनिट्रेशन पहले के मुकाबले बहुत अच्छा इस बार देखा जा रहा है। वोटों का प्रतिशत वगैरह भी बढ़ गया है। अभी बस्तर वाले इलाके में जहां पर कांग्रेस कभी लीड करती थी, वहां पर बीजेपी इस बार जो नंबर्स आए उसमें लीड करती दिखाई दे रही है। ये क्या यहां से भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर ली है? क्योंकि असल वोट बैंक ये कभी कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उसमें सेंधमारी करके और बड़े पैमाने पर वहां परिवर्तन दिखा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। अगर एक बीजेपी को आप ले तो मुझे याद आता है कि 1999 के बाद बीजेपी का सपोर्ट बेस लगातार गिरता रहा और इतना गिर गया कि 2009 तक आते आते 18.5% पे पहुंच गई, लगभग 25.6 से लगातार तीनों इलेक्शन में गिरता रहा। फिर अचानक एक मोदी नाम के फैक्टर आते हैं और इसको कैटापल्ट करके वो ले जाते हैं 31% पे। 2014 के इलेक्शन में 31% वोट मिले थे जी। उसके बाद अगले इलेक्शन में 39 पे ले जाते हैं। तो आखिर जो ये एडिशन हो रहा है ये तमाम सोशल सेगमेंट्स का है, ये इसमें ट्राइबल ही नहीं बहुत बड़ा सेगमेंट है जो आया है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इसमें इंक्रीज हो रहा है या ये वापस जा रहे हैं अपने ट्रेडिशनल वोट ग्रुप्स में। तो अगर ये वापस, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के दौर में चीजें बदली हैं और बीजेपी के लिए ओवरऑल एक वही उत्साह नहीं है जनता में जो पहले हुआ करता था, या मोदी को लेके भी उस तरह का उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है जो 2019 में था, 2014 में था। तो एक तो ये फैक्टर है। लेकिन हाँ, स्ट्रेटेजिकली आप देखेंगे तो ट्राइबल प्रेसिडेंट बनाना और ट्राइबल्स को लेके कुछ काम भी करना, ऐसे नहीं है कि काम नहीं हुआ है। तो ट्राइबल बीजेपी का जो पहले बिल्कुल वर्ड था, शून्यता थी, वो रीजनल फोर्सेस में बटा रहता था, कांग्रेस के साथ जाता था। तो ये ट्राइबल बीजेपी ने अपने पाले में काफी कुछ किया है। लेकिन क्या ये सफिशिएंट होगा बाकी फैक्टर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए? और बाकी जो फैक्टर्स है, जैसे आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में वहां के चीफ मिनिस्टर को डेवलपमेंट की समझ ही नहीं है, डेवलपमेंट के मार्केटिंग करना भी जानते हैं।
डेवलपमेंट को बखूबी उन्होंने मार्केट किया है। हालांकि रमन सिंह भी ये करते थे, लेकिन रमन सिंह को लेकर चूंकि कई बार हो चुका था तो जो वोटर फैटीग था वो काम आया, वरना रमन सिंह ने कम डेवलपमेंट नहीं किया था। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो बघेल डेवलपमेंट समझते हैं और रूरल डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा समझते हैं और उतना ही समझते हैं जितना मोदी जी समझते हैं डेवलपमेंट, और उसको वो अंजाम भी देते हैं, उसकी मार्केटिंग भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा फैक्टर है, एक अच्छा फैक्टर है। लेकिन चीफ मिनिस्टर ऐसा आकलन, हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट सर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं अपना रोल कि भारतीय जनता पार्टी का दरअसल जो राष्ट्रपति के तौर पर जो एक तरह से कदम उठाया गया था उसका असर, उसका मैसेज बड़ा अंदर तक गया था। ठीक है, मैं आता हूं सर दोबारा आपके पास। अंकुश हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुश, एग्जिट पोल्स के बाद अभी माहौल क्या है? देखिए, जिस तरीके का माहौल होना चाहिए था वैसा माहौल छत्तीसगढ़ में बनता हुआ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिनों की दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे हैं और रायपुर लौटते ही उन्होंने एग्जिट पोल को नकारते हुए उन्होंने कहा है कि जितनी सीटें कांग्रेस को एग्जिट पोल में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं उससे ज़्यादा सीटें जो हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी और 3 तारीख को सभी जो एग्जिट पोल है वो गलत साबित हो जाएंगे। इस तरीके की उन्होंने बात कही है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जिट पोल में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उन आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रही है। 75 पार का नारा लेकर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आई थी और 75 पार का नारा लेकर अगर इस चुनाव में आई थी तो 40 से 55 के बीच में जो एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं वो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी 14 सीटों पर सिमटी हुई थी और एकदम से अगर वो 40-45 के आसपास एग्जिट पोल में उनके आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी ने मेहनत की है और बीजेपी का ये माइक्रो मैनेजमेंट का ही नतीजा है कि आप वो भले ही बहुमत में नहीं आ पा रही हो लेकिन वो फाइटिंग मोड में रही है, कांटे की टक्कर रही है। और छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग संभागों की बात करें जो तय करते हैं कि सरकार कौन सी पार्टी की बनेगी, वो संभाग है बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग। बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटें और सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटें जो है वो ये तय करती हैं कि सरकार में कौन रहेगा, कौन सी पार्टी सरकार में रहेगी। तो दोनों ही संभागों में बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है और कड़ी टक्कर देने के कारण ही आज बीजेपी इतनी फाइटिंग मोड में आकर खड़ी हो गई। हालांकि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के आने के पहले जो कई तरह के सर्वे हुए हैं उन सर्वे के आधार पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का अधिकतर जो वोटर है वो साइलेंट है। आज भी वोट डालने के पहले भी उसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि कौन सी पार्टी को वो मतदान करने जाएगा और वोट डालने के बाद भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसने किसको वोट किया है। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस सरकार बनाती हुई जरूर छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़। यहाँ से एक तरह से जो खुशबू आती है धान की वो पूरा हिंदुस्तान उसकी महक लेता है चावल की। लेकिन अभी गाय को लेकर या बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो किसानों को लेकर भूपेश बघेल साहब ने बाकायदा चलाई थी और उसको बड़ा प्रचारित भी किया था हर तरीके से। लेकिन बीजेपी दरअसल जिस तरीके से अभी सेंधमारी की है, क्या कहीं कांग्रेस पार्टी अपने उन योजनाओं को सही तरीके से पब्लिक के बीच में वोटों के तौर पर भुना नहीं पाई है? या क्योंकि अगर भूपेश बघेल आकर ये कहते हैं कि हमने तो 75 का नारा दिया था, 75 पार का, और ये नंबर तो बहुत कम उस हिसाब से है, तो इसको तो डिनाई करते दिखाई दे रहे हैं वो। हाँ, देखिए ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में एक तो बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और दूसरा 15 साल का उनका शासन था तो पब्लिक कनेक्ट उनका होगा ही। और तीसरा बीजेपी ने काफ़ी सक्सेसफुली टुवर्ड्स द एंड जब आने लगा तो उन्होंने ये बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया जनता के बीच में कि छत्तीसगढ़ की सरकार एक थॉरोली करप्ट सरकार है और चाहे कोई भी केस हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो या वहाँ कोई भी घोटाला हो। और तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से बीजेपी ने साबित किया और ये भी एक कम्युनिकेशन किया कि वहाँ का जो पैसा राज्य में लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो पैसा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इलेक्शन उससे कॉन्टेस्ट करती है। लेकिन संजय, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जिट पोल की ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि मैं साथ में फ़ोन भी देख रहा था, वो है कि एक्सिस का जो एग्जिट पोल है उसमें मध्य प्रदेश में उन्होंने बीजेपी को 140 से 162 सीटें दी हैं और कांग्रेस को उन्होंने 68 to 90 सीट्स दी हैं। तो इसका मतलब कि उन्होंने करीब बीजेपी का मध्य प्रदेश में कंप्लीट स्वीप उन्होंने किया है।
और अगर ऐसा होता है, क्योंकि एक्सिस का डेटा थोड़ा कंपैरेटिवली बाकियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर ये एग्जिट पोल है और अगर ये एग्जिट पोल अभी 3 तारीख को ये जो रिजल्ट में भी अगर कन्वर्ट होता है, तो मेरे ख्याल से ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। शिवराज सिंह चौहान के लिए पर्सनली ये विक्ट्री बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने फ्रंट से रह के स्टेट में ये जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, लीड किया है, और जिस तरीके से उन्होंने गवर्न किया है उस गवर्नेंस पे एक बहुत बड़ी मोहर होगी। और साथ ही साथ बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है, बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस का वहाँ जो काम है, इसका मतलब कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि पिछले 18 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी इम्पैक्ट वहाँ नहीं हुआ है। नहीं, ये अब तक तो कहा जाए कि सर सबसे बड़ी विक्ट्री होगी अगर ये नंबर्स आते हैं। अगर ये नंबर आते हैं तो सबसे बड़ी वो होगी, विक्ट्री होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और उनकी जितनी भी स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो वो स्कीम्स ने काम किया है। बिल्कुल सही आपने कहा, वो स्कीम्स ने काम किया है। इसका एक छोटा रिएक्शन मैं लेता हूँ डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आपसे। सर, एक्सिस के ये नंबर्स वाकई में कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। 150 प्लस या 150 के आसपास का ये नंबर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तो बीजेपी के लिए फिर मिरेकल है एक तरह से। देखिए, बीजेपी ने 2013 में भी ऐसी जीत दर्ज की थी, शायद आपको याद हो, 163 सीट्स थी उसकी। मेरा आपने कहा ये वाकई बीजेपी के लिए, विशेषकर सेंट्रल लीडरशिप के लिए एक बड़ा इंडिकेशन है 2024 के इलेक्शंस के लिए। लेकिन देखिए कितनी इसकी सत्यता है, क्या सैंपल क्या था, सर्वे कैसा था, कितना ऑथेंटिक था, ये सब डिपेंड करता है। लेकिन आज जो चीज है मध्य प्रदेश की फिजा में जी, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आप कंपेयर करते हैं पर्टिकुलरली इन मध्य प्रदेश, तो पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप से, लीडरशिप के रूप से कांग्रेस की अपेक्षा बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो आज जो लोग हैं, विशेषकर हम पुरुषों की बात करते हैं, क्योंकि जब भी कोई जर्नलिस्ट होता है गांव में जाता है तो वहां लोग पुरुषों से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं कंपैरेटिवली महिलाओं से। तो पुरुषों का जो ओपिनियन आता है तो वो एक चीज कहते रहे हैं इलेक्शन के दौरान जी कि दे वांट चेंज। अब बात ये आती है कि अगर चेंज चाहते हैं तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण है जो मुझे नजर आता है। उसके पीछे जो बड़ा कारण है वो है शिवराज सिंह चौहान का वो आइडिया जिसमें उन्होंने 2.72 करोड़ बहनों में से 1.36 करोड़ बहनों को आकर्षित करने का लाडली बहना योजना का आइडिया जो पेश किया, उसके पीछे एक बड़ा कारण था कि लगातार जब 2003 से हम इलेक्शंस देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि ये जो महिलाएं हैं इनका वोट शेयर यानी वोटर टर्नआउट एक रेस्पेक्टेबल रहा, मतलब पुरुषों से बस थोड़ा सा ही अंतर रहा। तो इस चीज को उन्होंने पकड़ा और जब ये ज्यादा रहा तो बीजेपी की सरकार बनती गई। अगर इसको आकर्षित कर लिया जाए तो अब की बार भी एंटी इनकम्बेंसी के जो अटैक है उसको झेला जा सकता है इसके सारे। तो अगर ये परिणाम में बदलते हैं तो ये आप मान के चलिए कि ये बड़ा स्टेप शिवराज सिंह चौहान का कारण ही माना जाएगा जिसके कारण बीजेपी इस मुकाम पर पहुंच रही है। लेकिन दूसरा कारण को लेकर कहा जाता है सर, वो फैक्टर्स भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने कहा कि लाडली बहना योजना, असल में इसको लेकर बड़ी चर्चा थी चुनाव के दौरान, लेकिन और कौन से ऐसे प्रभावशाली कारण रहे हैं जिनको लेकर, या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा ये अपने आप में सबसे बड़ा भरोसा है, ये भी समझते हैं। मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मेरे साथ अतुल शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अतुल, बड़ा जबरदस्त नंबर कहा जाए कि एक्सिस की तरफ से दिया जा रहा है 151 और उससे प्लस भी आने की संभावना है। क्या असल में यह माहौल दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे की वजह भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में इस तरीके से नंबर्स क्या हो सकती है? देखिए, अगर जिस तरीके से ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 151 के, ये अपने आप में वाकई एक जादुई आंकड़ा हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर देखिए, हम मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग अंचलों में गए, जमीनी स्तर पर पहुंचे, लोगों से चर्चा भी करी, संवाद भी किया और ये जानने की और समझने की कोशिश भी करी कि 2 दशकों की जो सरकार है उसके बाद अब इस बार फिर जब चुनाव में है तो लोगों के मन में क्या चल रहा है। हालांकि देखिए, इस बार जब मध्य प्रदेश का हमने लोगों का मन टटोलने की कोशिश करी तो वोटर्स काफी जो है
हद तक साइलेंट था, बताने को तैयार नहीं था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। हालांकि देखिए इस बीच में अगर हम देखें तो लाडली बहना योजना जिसका जिक्र लगातार चल रहा है और मध्य प्रदेश के तमाम सियासी दल भी कर रहे हैं और राजनेता भी कर रहे हैं कि इस योजना ने कितना फायदा पहुंचाया होगा। देखिए एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं का है और इसमें जिस तरीके से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब संवाद करते हैं तो उनकी एक बात करने का एक जिस तरीका होता है वो सीधे तौर पर लोगों को जोड़ता है। और हमने देखा था, देखिए चुनावी समर में हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, विधानसभाओं में लाडली बहनाओं से जब संवाद किया था तो इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंट है वो किस तरफ गया होगा ये तो कहना अभी बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए ये रुझान है, इस पर आगे बढ़ना होगा। मैं 3 तारीख तक का इंतजार करना होगा एग्जिट पोल को लेके। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि आज से 5 से 6 महीने पहले जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार को लेके लोगों के मन में जो एक नाराजगी की बात चल रही थी वो नाराजगी इस चुनाव में अब बहुत कम स्तर तक आती हुई हमें दिखाई दी। सिंधिया फैक्टर को कैसे देखते हैं आप इसमें? अगर ये नंबर है और बीच में ये कहा गया था कि शायद वो नाराज वगैरह थे या किस तरीके से कम्युनिकेशन चीजें नहीं प्रॉपर कर रहे थे, लेकिन अगर 151 का आंकड़ा है तो ये साफ दिखता है कि उनकी यूनिटी, मतलब शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूरे संगठन ने जब एक होकर यहाँ पर मेहनत की है। देखिए ऐसा है कि जो शिवराज सिंह चौहान का जो एरिया है वहाँ से बीजेपी को 12 सीटों की बढ़त है। मतलब ये जो एग्जिट पोल है, इन एग्जिट पोल के अनुसार, तो इसका मतलब ये है कि जो भी बीजेपी ने करा, बीजेपी के जो भी फैक्टर थे, चाहे वो सिंधिया का बीजेपी में आना, चाहे वो सिंधिया का अपने क्षेत्र में जिस तरीके से सिंधिया ने लीड किया है और पूरे स्टेट में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने लीड किया है और ये जो कैंपेनिंग करी है, इलेक्शन को जो इन लोगों ने कॉन्टेस्ट करा है, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप वहाँ गई है, अगर ये डेटा ठीक होता है और यही अगर रिजल्ट में कन्वर्ट होता है तो मेरे ख्याल से सारे के सारे फैक्टर्स ने मिलकर एक ऐसा काम किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, अगर ऐसा होता है तो। नहीं, अब पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग तो ये कहने लगे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही लोकसभा क्षेत्र में कमजोर पड़ने लगे थे। ये तो रिवर्स फैक्टर हो गया, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये डिंट और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। हाँ संजय, बिल्कुल ठीक बात है भाई। आप कुछ भी बोलो, ये बात तो फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में जो बीजेपी बनाई है उसमें इनकी फैमिली की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और उनकी जो दादी है उसने तो अपना पैसा दिया, अपना पूरा का की पूरी लाइफ उन्होंने बीजेपी के लिए डिवोट करी और ये बात मध्य प्रदेश का हर कोई आदमी जानता है। तो बेसिक जो रिस्पेक्ट इस फैमिली के लिए तो है। और दूसरा ये है कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो मेरे ख्याल से मेरे को ये लगता है कि आज की डेट में ठीक है, मध्य प्रदेश तो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, राजस्थान भी बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। हो सकता है बीजेपी के, हो सकता है राजस्थान में विधानसभा में उनकी सीटें कम हो, लेकिन लोकसभा में जब इलेक्शन होगा तो उस समय इश्यूज अलग होंगे, मुद्दे अलग होंगे। और जो लोगों को आज जो एक ऑल्टरनेट चेहरे के रूप में स्टेट में गहलोत एक बड़ा चेहरा है, तो उस चेहरे पे भी लोगों ने वोट किया होगा। तो नेशनल इलेक्शन में मोदी के सामने कौन चेहरा आता है, इंडिया अलायंस किस तरीके से कॉन्टेस्ट करता है, तो वो सारे के सारे फैक्टर्स काम करेंगे और उन पर ये डिपेंड करेगा कि लोकसभा इलेक्शन में किस डायरेक्शन में ये जाएंगे। अतुल, एक छोटा रिएक्शन जरा दीजिए। लाडली बहना योजना, जाहिर सी बात है कि हर जुबान पर यह चर्चा थी, लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए तो वो कौन से फैक्टर, चूंकि आप लोग ग्राउंड पर रहे हैं, पूरा आप लोगों ने कवर किया है, जो बीजेपी को 151 तक लाने में सफल रहे? देखिए जिस तरीके से हमने चुनाव में देखा कि भले ही ये विपक्ष ये कह रहा हो कि बीजेपी के अंदर आपसी गुटबाजी हो गई है, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान हमने ये देखा कि पूरी ताकत के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में थी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जो जेपी नड्डा सहित तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उनके ताबड़तोड़ जिस तरीके से यहाँ पे सभाएं हुई और लोगों से सीधा संवाद किया, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा जो है फायदा पहुंचाते हुए हमें दिखाई दे सकता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग जगहों पे जो है सभाएं हुई थी, तो ये सीधे तौर पे मध्य प्रदेश में जब चुनावी चेहरा जब सामने आया तो कहीं ना कहीं समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा जब लोग जब सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा था। गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दी जा रही थी। और जब ऐसे में जब एक तरफ से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कई लगभग जो है 28 जो लोकसभा है उसमें 29 में से 28 जो बीजेपी के पास है, और वहां पर जब लोग
लोग बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता लोगों के बीच में जब संवाद ये कर रहे थे कि हम जो गारंटियां दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो सीधे तौर पे जाहिर सी बात है कि लोगों में उस खिंचाव हमें होते हुए जरूर दिखाई दिया। हालांकि देखिए अभी भी हम यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं वो 3 तारीख को पूरी तस्वीर स्पष्ट करेंगे कि आखिर क्या रहा। लेकिन कहीं ना कहीं लाडली बहना के साथ साथ तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कमान संभाली, ये एक बड़ा फैक्टर रहा। इसके साथ में तमाम हमने देखा कि जो बड़े मध्य प्रदेश के केंद्रीय जो मंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश के से हैं, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा गया। प्रहलाद पटेल की हम बात करें, तमाम इनके दूसरे उनके लोग की बात करें, भगत सिंह कुलस्ते की बात करें या कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, तो देखिए इन्होंने अपनी सीट के साथ साथ आसपास की सीटों पे भी प्रभाव जरूर डालने की कोशिश की है। हालांकि वो कितना कामयाब हो पाए ये ईवीएम ही हमें समझा पाएगी, वो बता पाएगी। लेकिन स्पष्ट तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव रहा वो दूसरे चुनाव से काफी जुदा रहा, काफी तरीकों से मुद्दे काफी जुदा हुए। क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो कांग्रेस ने शुरुआती दौर में, यानी कि आज से अगर हम 5-6 महीने पहले चले जाएं, मध्य प्रदेश की सियासत को समझने की कोशिश करें, तो उस समय कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों के ऊपर, जिसमें महंगाई मुद्दा, अपराध मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए थे ये उठाने की कोशिश करी। लेकिन चुनाव के वक्त यानी कि मतदान से 1 महीने पहले अगर हम देखें तो ये तमाम जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं खोते हुए दिखाई दिए। लाडली बहना योजना है वो हावी होती हुई दिखाई दी। कांग्रेस की तरफ से अगर हम देखें तो ये बुनियादी मुद्दों को कांग्रेस ने छोड़ा, दूसरे मुद्दों पे आए, नारी सम्मान योजना की बात कर रहे थे, इसके साथ में दूसरे मुद्दों की बात कर रहे थे। तो इन सब में बीच में अगर हम देखें तो ये जो आंकड़ा हम 151 का 151 का दे रहे हैं, तो उसमें खास तौर पे 2 जो ऐसे फैक्टर हैं जो हमें समझ में आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के लिए बड़ा रोल जो है अपना के चले गए। वो सबसे महत्वपूर्ण लाडली बहना योजना था और दूसरी तरफ से अमित शाह की बैठकें, अमित शाह की रणनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे, जनता से संवाद करना, कार्यकर्ताओं में विश्वास जताना, ये तमाम जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इन कुछ समय में देखा हमने। जी ठीक है, तो जो तमाम फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं वो आप बता रहे हैं। लेकिन मनोज सर, ये माना जा रहा था कि 18 साल का बहुत लंबा वक्त होता है, मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन अब तक की जो टैली है, जो महापोल है, उसमें अगर मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, तब जबकि वो फैसला करती है कि हम अपने कैंडिडेट को, सीएम कैंडिडेट को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, एक रणनीति के तहत बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारती है, तो क्या आपको लगता है कि वो जो एक रणनीति थी वो काम करती हुई दिख रही है? जी हाँ, ठीक है। जी हाँ, देखिए बीजेपी ने जो भी करा, जो भी उन्होंने काम किया, भले ही उन्होंने अपना पहले जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं करा, शिवराज सिंह के लिए उन्होंने शुरू में जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी वो नहीं दी, लेकिन बाद में, लेकिन एंड में, टुवर्ड्स द एंड सारा का सारा शिवराज सिंह के ऊपर छोड़ दिया। या उसके जितने भी कैंडिडेट थे जो लोगों ने कहा कि ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, शिवराज सिंह के जो इनकम्बेंट जितने भी मंत्री थे उनको उन्होंने टिकट दिया, रिपीट किया। या वो एमएलए जो बोलते थे कि भाई जनता अब चाहती नहीं, कि जो एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह के अगेंस्ट नहीं है बल्कि जो एमएलए हैं उनके अगेंस्ट है, लेकिन उस सब के बावजूद भी बीजेपी ने बाद में उनको टिकट दे दिया। जो भी स्ट्रेटजी रही हो, अगर इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की होती है तो उसके पीछे वो सारी की सारी स्ट्रेटजी ने काम किया है। चलो भले ही जब उन्होंने सेंटर से जो मध्य प्रदेश के नेता थे उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए भेजा, उससे हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुआ हो, लेकिन वो कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी का ही पार्ट हो, ताकि एंटी इनकम्बेंसी, 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी होती है। आप देखिए हमारे देश में ऐसे कितने स्टेट्स हैं जहाँ की इतनी लंबी सरकारें चली हों, दो स्टेट होंगे, 3 होंगे, उससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं। उड़ीसा एक हो गया, पश्चिम बंगाल एक हो गया, 30 साल तक लेफ्ट का था, और ये सारे के सारे 2 हो गए। हो सकता है कि कोई एक और हो, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि और कोई होगा। लेकिन इस तरीके से बीजेपी का यहाँ रूल करना, और इस तरीके अगर ये आंकड़े ठीक होते हैं, ये सारे रिजल्ट्स में अगर कन्वर्ट होते हैं, तो मेरे ख्याल से बीजेपी का एक बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट होगा। और जी कंप्लीट कीजिए सर। हाँ, नहीं, और दूसरा ये है कि इसके पीछे एक रीज़न ये भी होगा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो काम किया है वो काम से लोगों को फ़ायदा हुआ है और लोगों ने अपने आप को कनेक्ट किया है। अच्छा, अगर हम देखिए अनुराग, अगर हम 20 साल पहले की बात करें, है ना, 21-22 साल पहले की बात करें, जिस बीमारू स्टेट, जो ये टर्म था बीमारू, उसमें मध्य प्रदेश का नाम सबसे आगे आता था। और आज आप देखिए कहाँ, चाहे वो कई सारे सोशल इंडिकेटर्स हैं, चाहे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं,
चाहे अगर हम वहाँ के स्टेट का जो जिस तरीके से उन्होंने फाइनेंस मैनेज करे हैं अपने, तो उसमें मध्य प्रदेश की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। या फिर किसानों के लिए डिलीवरी जिस तरीके से है, जिस तरीके से उन्होंने सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे ये लाडली बहना योजना है, या इस तरीके से इन स्कीम्स को जिस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही एक अच्छा काम है जिससे कि आम आदमी को फ़र्क पड़ा है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर ये रिपीट होती है तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जो शिवराज सिंह का काम है वो उन कामों का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सत्यप्रकाश सर, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पीयूष पंत सर, आपने तो भारतीय राजनीति को कई दशकों तक कवर किया है। मौजूदा वक्त में सर 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे मुकाबला होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल। हम बड़े राज्यों की अगर बात करें, पूर्वोत्तर को छोड़ दें, इन 8 में से अब 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है या बना चुकी है, जिसमें गुजरात है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, और अब जो एग्जिट पोल आ रहा है, जो महापोल आ रहा है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। इसका मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से आपको क्या कुछ नजर आता है सर? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन में बार्गेनिंग कैपेसिटी कम होगी, भारतीय जनता पार्टी का कद 2024 में और ज्यादा बड़ा होता नजर आएगा? निश्चित रूप से देखिए, जहां तक कि इंडिया गठबंधन है उसके परिप्रेक्ष्य में ये देखा जा रहा था, और खासकर कांग्रेस इसका इंतजार भी कर रही थी। इसीलिए कांग्रेस ने देखिए जो ये कहा कि भाई आप 2024 के लिए हमारा गठबंधन है, और जिस तरह से अखिलेश यादव नाराज हुए थे मध्य प्रदेश को लेके, सीटों को लेके, और उन्होंने दिया नहीं था, और खासकर कमलनाथ की जिस तरह से चली वहां पे, उसका भी ये सीटें अगर इस तरह से कांग्रेस की कम आ रही हैं तो एक वो फैक्टर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये झटका लगेगा कांग्रेस को निश्चित रूप से। और 2024 की भी जो वो ये सोच रहे थे कि उनके नेतृत्व में जो है कि क्योंकि बाकी जो अलायंस पार्टनर हैं वो उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे और उनके नेतृत्व में ही 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, वो उनका जो है कि एक जो उनका मकसद था कह लीजिए, या उनकी जो ये सदिच्छा थी उनकी कह लीजिए, ये जो है कि वो कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये जो है एग्जिट पोल के आंकड़े जो है कि वो 3 तारीख को सही साबित होते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को झटका लगेगा और उनका एक जो क्लेम है वो कमजोर पड़ेगा। और साथ ही साथ इससे ये भी हो सकता है कि फिर अभी देखिए जो कांग्रेस, जैसे कर्नाटक की जीत ने, हिमाचल की जीत ने कांग्रेस को एक ताकत दी थी, और कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती थी, तो वो और तो पार्टनर्स जो है धीरे धीरे जो है वो ये एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही थी जो है कांग्रेस के प्रति जो उनकी, लेकिन इससे कमजोर हो गई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर जो भी एक गठबंधन की वजह से चुनौती मिल सकती थी 2024 में, ताकि वो कमजोर होती नजर आती है आपको, वो कमजोर होती हुई नजर आती है। सत्यप्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो महापोल है ये भी बता रहा है कि इस वक्त जो भारतीय राजनीति है उसमें मोदी मतलब भाजपा, भाजपा मतलब मोदी, क्योंकि इन राज्यों में सीएम प्रोजेक्शन नहीं था और उसके बाद भी 2 बड़े राज्यों में अगर बीजेपी बढ़त बना रही है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी का चेहरा। बीजेपी ने अपना डिकेड्स लॉन्ग ट्रेडिशन सीएम फेस प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं तोड़ा है जी। इसके पीछे एक बड़ी चीज यह है कि 2018 में आपने देखा होगा 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां बीजेपी को हार का सामना देखना पड़ा था, जबकि जस्ट बाद 2019 में चुनाव हुए तो इन 3 राज्यों में जबरदस्त जीत, यानी राजस्थान में तो पूरी सीट, मध्य प्रदेश में 29 में से 28, 11 में से 9 छत्तीसगढ़ में। कहा क्या जा सकता है, यानी ये कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप के दिमाग में आया, यानी नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना प्रभावी है कि जो मध्य प्रदेश राज्य थे उन राज्यों से भी इतनी जबरदस्त जीत मिली जो शायद देश में कम ही राज्यों में मिली है। तो ये 2024 के लिए अगर देखा जाए तो ये इंडिकेशन, अगर आपके जो एग्जिट पोल्स हैं ये रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये मान के चलिए कि वो चेहरा कामयाब है। लेकिन नहीं, थोड़ा सा इसमें चीज है। जब आप कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान 18 साल मुख्यमंत्री रहे, जैसे हमारे पैनलिस्ट साथी कह रहे थे, तो उनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी होना लाजमी है, बिल्कुल, और हुई, और उसी के कारण कहीं ना कहीं सीएम फेस प्रोजेक्शन नहीं हुआ। लेकिन हालांकि उसका दूसरा कारण एक और भी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप किस लिए क्या है एवरीबॉडी नोज। लेकिन दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है कि वहां पर इन 2 स्टेट में अगर चेहरा अकेला है,
साथ ही साथ स्टेट के दो बड़े लीडर, चाहे शिवराज हो या जी वसुंधरा राजे, दोनों को लास्ट मोमेंट पे आगे क्यों लाना पड़ा? ठीक है, ये इनका कंट्रीब्यूशन को आप नकार नहीं सकते, केवल ये बिल्कुल नहीं नहीं कह नकार सकते सकते, लेकिन कि अब आगे केवल- मतलब क्या होगा ये थोड़ा अतुल से भी समझेंगे सत्यप्रकाश जी। लेकिन अंकुश का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, उत्तर भारत के जो राज्य है वहां का महापौर बता रहा है। भूपेश बघेल ने क्या वाकई इतनी बड़ी लाइन खींच दी है जिसके आगे एक और लाइन बीजेपी नहीं खींच पा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे और 2018 के विधानसभा चुनाव में जो चीज़ें कांग्रेस लेकर आई थी, उसके बाद जो लहर चली और उसके बाद जो माहौल बना वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गया। 90 में से माफ़ कीजिएगा, 90 में से 68 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं काबिज होती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद जो उपचुनाव हुए तो आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए और 71 पर कांग्रेस पार्टी काबिज हो गई। अब 71 सीटों से कांग्रेस पार्टी ने 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा। इसमें कहा जा रहा था कि 75 पार का नारा जो है कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है। हालांकि उन आंकड़ों से नंबर जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 सालों तक किसानों के बारे में लगातार काम किया है, किसानों को साधने की जिस तरीके से कोशिश की गई है, उसका असर कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में रिपीट हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर नहीं है। बाकी के जो नेता हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले कई मंत्री ऐसे हैं, कई विधायक ऐसे हैं जिनको लेकर पब्लिक जो है नाखुश रही है, उस आधार पर भी वोटिंग हुई है। लेकिन इस बार जो कर्ज माफी का जो फिर से वादा रिपीट किया गया है, उसका असर भी कहीं ना कहीं 2023 में देखने को मिला है और इसी तरीके के आंकड़े जो एग्जिट पोल बता भी रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी जो 14 सीटों से उठकर जो 40-45 के आसपास तक जो एग्जिट पोल में पहुंची है, उसका कारण रहा है महतारी बंधन योजना। मध्य प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है लाडली बहना, उसका सीधा असर जो है वो मध्य प्रदेश पर पड़ता हुआ, छत्तीसगढ़ पर पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण भी दिए जाते हैं। और महतारी बंधन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने की जो बात कही है, उसका भी असर हुआ है, क्योंकि वोटिंग परसेंट की अगर हम बात करें तो ज्यादातर महिला वोटर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आधी आबादी से ज्यादा महिला वोटर है। दोबारा से सत्ता में वापसी होता नजर आना छत्तीसगढ़ के महापोल में, क्या आपको भी लगता है कि वाकई बीते 5 साल में आपसी कलह तनातनी के बाद भी भूपेश बघेल ने एक बड़ी लाइन खींच दी है राज्य में? जी हाँ, देखिए ठीक है। और अगर हम आज से देखो, अगर हम 4-5 महीने पहले की बात करें तो लगता था कि बीजेपी वहाँ फाइट में ही नहीं है। इनफैक्ट हमने अपनी जो एडिटोरियल मीटिंग होती थी, उस एडिटोरियल मीटिंग में तो हमारा जो भी डिस्कशन होता था तो हम लोग तो यही मानते थे कि वहाँ कांग्रेस ने वापस आना ही आना है। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हमें लगता था कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस वापस आएगी। और लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नंबर बढ़े हैं, तो वही मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से उसके पीछे एक रीज़न ये भी होगा, जो नंबर बढ़े हैं, एक तो बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रांग तो वहाँ है ही, लेकिन साथ ही साथ जो पिछला जो इलेक्शन था वो एक 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का अगेंस्ट था जी। तो और वो एक रीज़न हो सकता है कि, और लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि बीजेपी के जो नंबर बढ़े हैं। लेकिन और दूसरी बात यह है कि रमन सिंह की जो सरकार है लास्ट में, मतलब अगर हम आखिरी सरकार देखें तो उसकी इमेज कोई अच्छी नहीं थी। जो जहाँ तक करप्शन की बात है तो उसकी एक इमेज करप्ट सरकार वाली थी। वो जो डेंट है वो अभी तक नुकसान, वो डेंट अभी तक नुकसान करेगा। और भूपेश बघेल ने कुछ काम तो वहाँ ठीक करे ही है। बिल्कुल। सत्यप्रकाश सर, अब सवाल ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बढ़त बना रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर, मोटे तौर पर, क्योंकि सीएम प्रोजेक्शन नहीं था, तो अब ये महापोल अगर सही साबित हो जाता है तो क्या सीएम को लेकर कुछ कश्मकश नजर आएगी, या ये चेहरे जो अब से पहले रहे हैं वहां पर वही चेहरे रहेंगे, ये तय मान लिया जाए? मतलब राजस्थान में वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, या एक बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, अगर इन दो चेहरों को अब लाना है तो चुनाव पहले भी तो प्रोजेक्ट किया जा सकता था। देखिए, ये दोनों ही चेहरे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में सेंट्रल लीडरशिप, विशेषकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में किरकिरे लगते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता, भारतीय जनता पार्टी अगर आती है
तो उसका श्रेय पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व को जाएगा, उसमें प्रधानमंत्री के चेहरे को जाएगा। भले ही ये मान के चलना कि मध्य प्रदेश में अगर ये तजुर्बा होता है, इसको मैं तजुर्बा ही कहूंगा कि 150 को अगर बीजेपी क्रॉस कर रही है इन हालातों में, तो ये तजुर्बा है और ये कभी दुनिया दूसरी बार हो नहीं सकता, क्योंकि जबरदस्त जो लहर थी कांग्रेस के फेवर में या एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका परिणाम अगर ऐसा दिखता है तो ये मान के चलिए कि ऐसी लहर फिर जिंदगी में कभी बीजेपी को नहीं आएगी। तो ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से 2019 में यहां 29 में से 28 सीट जीती या राजस्थान में पूरी की पूरी सीट जीती, बिल्कुल, उसका मतलब ये निकलता है कि ये जो जीत है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के चेहरे पे है। तो इन दोनों लोगों का वसुंधरा या शिवराज का क्या लेना देना, लेकिन यथार्थ ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस ओर जा रही है तो ये मान के चलिए शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में, देखिए एक बड़ा स्टेप उन्होंने लिया था। यहां आपको पता है कि अराउंड 21% ट्राइबल वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में, और ये देश के किसी भी स्टेट में सबसे अधिक हैं। ऐसे में 2003 से लगातार 2013 तक ये पूरा वोट यानी 47 रिजर्व सीट्स में से 30 के अराउंड बीजेपी लेती रही है। कई बार तो इससे बहुत आगे निकल गई, लेकिन सत्ता में बनी रही। 2018 में क्या हुआ, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, 47 में से केवल 16 सीट्स बीजेपी जीत पाई, यानी कि जो कांग्रेस का परंपरागत वोट था वो 2003 में उससे खिसका, लगातार बीजेपी के साथ बना रहा और लास्ट मूवमेंट पे वो 18 में वो आ गया। इसलिए इस वर्ग को प्रभावित करने के लिए, चाहे उनके आइकन्स को रेस्पेक्ट देने के मामले हो, मेमोरियल्स हो, नामकरण हो, ये सब है, या जबरदस्त स्कीम लॉन्च की गई हो, या संगठन में या उनके लीडर्स को बड़ा महत्व दिया गया हो सकता है ये अगर रिटर्न हुए तो ये मान के चलिए बीजेपी की ये जीत संभव है, क्योंकि इनके जब भी ये कम्युनिटी लौटती है या जाती है तो किसी एक के साथ सीधी जाती है। अतुल सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे का ही ऐलान करना होता तो पहले ही सीएम प्रोजेक्शन हो गया होता, इसका मतलब यह कि बदलाव हो सकता है। लेकिन आप बताइए कि अगर बदलाव होता है तो संभावित नाम कौन कौन से हो सकते हैं? क्या प्रहलाद पटेल भी उस सूची में शामिल हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे ये बिल्कुल लाजमी बात है कि अगर पहले ही सीएम फेस लाना था बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व को तो वो चुनाव से पहले ले आती, लेकिन पूरे चुनाव में हमने देखा कि सस्पेंस पूरा बनाए रखा और जब केंद्रीय नेतृत्व से सवाल मध्य प्रदेश में हम पत्रकारों ने किया कि आखिर सीएम फेस कौन होने जा रहा है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं दाएं बाएं झांकते हुए नजर आए, स्पष्ट तौर पर कोई भी जवाब नहीं दिया। देखिए अब ये सवाल उठता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं तो उसके अलावा कौन? देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ओबीसी जो वर्ग है, पिछड़ा जो वर्ग है, उसकी आबादी भी काफी ज्यादा है और यही कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी जो है पिछड़ा वर्ग के पास, और उसके बाद हम देखते हैं तो आदिवासी वर्ग, तमाम जो वर्ग है इनके पास रहती है। तो प्रहलाद पटेल एक बड़ा नाम है। इससे पहले बीच में जब ये एक बीच में एक अफवाह या कह सकते हैं जो एक बात चली थी कि सीएम का चेहरा बदला जा रहा है, तो उस समय उस दौरान प्रहलाद पटेल का नाम काफी तेजी से ऊपर आया था और इस दौरान हमने ये भी देखा था कि सोशल मीडिया पर प्रहलाद पटेल को बधाइयों का तांता भी लग चुका था। हालांकि देखिए ये काफी अभी ये कहना कि प्रहलाद पटेल ही ये चेहरा होंगे, ये काफी जल्दबाजी होगी। और कौन-कौन से संभावित नाम दो तीन क्या हो सकते हैं? दूसरे भी और भी जो चेहरे हैं अतुल, दो तीन नाम और क्या हो सकते हैं संभावित? देखिए इसमें अगर हम देखें तो प्रहलाद पटेल के साथ फग्गन सिंह कुलस्ते भी हम नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आदिवासी लोग से बीच में से आते हैं। इसके साथ में अगर हम देखें तो देखिए कैलाश विजयवर्गीय अगर हम देखें तो अमित शाह के गुड लिस्ट में इनका नाम आता है। सीधे तौर पे अगर हम देखें नरेंद्र सिंह तोमर भी नाम है। ये देखिए ये बड़े वो चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की रणनीति दिशा तय करते हैं। तो इनमें से ही एक नाम को सामने बता रहे हैं। और जो अहम बात यहाँ पर सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि देखिए बदलाव तो होगा, इसकी संभावना ज्यादा है। आपको लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी बदलाव कर सकती है? और आज की टैली बीजेपी में अगर किसी को सबसे ज्यादा दुख पहुंचा रही होगी तो वो शिवराज सिंह चौहान होंगे? देखिए ये जो विक्ट्री वहाँ हुई है उसमें शिवराज सिंह चौहान क्योंकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और जो भी उनकी योजनाएं थी वो योजनाएं काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं और उन्होंने एज ए लीडर ये चुनाव कॉन्टेस्ट किया है। 165 जो रैली हैं 165 रैली उन्होंने की हैं और वो इस बात के लिए भी सक्सेसफुल रहे कि बाद में जो भी उनके मंत्री थे और जो भी उनके लोग थे, एमएलए थे, उनको भी और उनको बीजेपी टिकट दे। तो
तो अगर ऐसे में अगर केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान को हटाता है तो मेरे ख्याल से इसका मैसेज लोगों के बीच ठीक जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात है। और अगर ये एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह के अगेंस्ट होती, जैसा कि पहले लगता था या जैसा कि प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई, तो शिवराज सिंह चौहान की सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी, मोदी तो नेचुरली मोदी की तो डिमांड होगी, योगी की भी डिमांड होगी, लेकिन शिवराज सिंह की एक ऐसा नेता थे जिसको कि हर कोई चाहता था कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके अपनी रैली करें, भाषण दें जी। तो इसका मतलब कि शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी आज की डेट में भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेता है, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं जी, और अगर ऐसे में कोई डिसीजन, कोई दूसरा डिसीजन अगर बीजेपी लेती है तो उसका क्या मैसेज जाएगा, वो बीजेपी को देखना होगा। ठीक है सर, मध्य प्रदेश के बाद जरा राजस्थान को भी समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में अगर गहलोत पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं तो उसके पीछे के बड़े फैक्टर मनोज सर आपको क्या नजर आते हैं? क्या गहलोत वर्सेस पायलट का जो तनाव था वो एक बड़ी वजह हो सकती है, या जो करप्शन के आरोप लगातार लग रहे थे, लाल डायरी से लेकर लॉकर से निकलती बेनामी संपत्ति, भर्तियों में घोटाले, वो अपने आप में एक बड़ी वजह हो सकती है? देखिए अनुराग, हम लोग 2 महीने पहले राजस्थान गए थे, चीफ मिनिस्टर से भी मिले थे, वहाँ काफ़ी और बाकी लोग थे, उनसे हम मिले थे। इनकी जो योजनाएं हैं, जो इनकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को हमने क्लोजली देखा। तो 1-2 बात तो बिल्कुल साफ़ हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो स्कीम्स हैं, तो और उसका मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को फ़ायदा हुआ है, तो वही स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन अशोक गहलोत ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, हाँ, वो तो बहुत ही अच्छी स्कीम है और एक ऐसी स्कीम है जो कि राजस्थान में कम्युनिकेट की गई है और राजस्थान में हर कोई जानता है उन स्कीम्स के बारे में और काफ़ी लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी अशोक गहलोत की जो सरकार है उसके अगेंस्ट नहीं थी। अशोक गहलोत के जो काम है उसकी हर कोई तारीफ करता था, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो एक बेसिकली हम कहें कि जो एक वहाँ का जो कैरेक्टर है राजस्थान का कि नहीं, चेंज होना चाहिए, और जो कि मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात भी है कि चलो एक बारी में नहीं हो तो 2 बारी में तो कम से कम चेंज होना चाहिए। और अगर एक बारी में भी चेंज होता है तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ठीक है, अच्छे से अच्छा हम लोग काम करें ताकि स्कोप हो कि हमें जनता रिपीट करे। लेकिन तो भी जिस तरीके से लगता था कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकता है कि बीजेपी की हो जाए, या फिर बीजेपी को जो एक एज था जो कि आज से हम लोग 3-4 महीने पहले सोचते थे, वो एज आज की डेट में, आज का अगर एग्जिट पोल देखें तो कुछ एग्जिट पोल ने तो खास तौर से अगर हम एक्सिस की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम लोग एक्सिस की ही बात कर रहे हैं जी, तो एक्सिस में उन्होंने एक एडवांटेज दी है कांग्रेस को। अगर हम उसको देखें तो वहाँ लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट होगी, और अगर इस तरीके से होता है तो ये अशोक गहलोत का मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और कांग्रेस सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और अगर ये नेक टू नेक फाइट है राजस्थान में, तो भी मैं यही कहूँगा कि ये भी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अभी तक जब भी कांग्रेस हारी है तो काफ़ी गंदे तरीके से वहाँ हारी है, और बीजेपी अगर वहाँ हारती है तो बहुत कम मार्जिन से हारती है, क्योंकि ट्रेडिशनली वहाँ बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। मनुष्य सर, एक थोड़ी लार्जर पिक्चर भी मैं आपसे समझना चाहूँगा। हर किसी के जहन में यही सवाल था, हम भी शाम को ये चर्चा कर रहे थे कि जो एग्जिट पोल होंगे या जो नतीजे होंगे वो 2024 का सेमीफाइनल होंगे क्या। 8 राज्य मैंने शुरुआत में बताया जिसमें सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, जिसमें इस महापोल के बाद 5-3 से बीजेपी आगे चल रही है, 3 पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के बड़े स्टेट्स हैं सर, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है या फिर पंजाब है, ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ए और बी के तौर पर नजर नहीं आती है, सी या बी के तौर पर ही नजर आती है इन तमाम बड़े राज्यों में। आपको लगता है कि 2024 के लिहाज से मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की कुछ बढ़ती नजर आती हैं? देखिए अनुराग, मेरा ये मानना है कि आज की डेट में जो वोटर है वो काफ़ी समझदार है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहाँ स्टेट और सेंटर का इलेक्शन एक साथ होता है जी। तो जैसे पिछली बारी हुआ था कि जो वोटर है, एक वोट एक ही ईवीएम, मतलब वो जो मशीन है, बीजेडी और बीजेपी दोनों को देकर, बीजेडी और बीजेपी, हाँ, एक में उसने बीजेपी को दिया, दूसरे में उसने जो लोकल पार्टी है पार्टी को दिया, बीजेडी को दिया। तो आज की या फिर हम यहाँ देखें, दिल्ली की बात देखें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को विधानसभा में बिल्कुल क्लीन स्वीप मिला,
और वहीं लोकसभा में वो नंबर 3 पार्टी थी। जी। बीजेपी ने कंप्लीट स्वीप करा और नंबर 3 थी, वो नंबर 2 भी नहीं थी। बिल्कुल। तो लोकसभा के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे अलग हैं, विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आज की डेट में अलग हैं। ये बात वोटर को समझ आती है। जिस समय एक वोटर लोकसभा का इलेक्शन, लोकसभा में वोट डालने जाएगा, तो उसके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि अगर मैं मोदी को वोट नहीं दूंगा तो मैं किसको वोट दूंगा। अगर इंडिया अलायंस बनता है जी, क्योंकि अगर आप ये विधानसभा चुनाव देखें तो आप देखेंगे कि इंडिया के जितने पार्टनर थे वो सब ने, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस कहीं नहीं था। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अलग खड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी ने अलग फाइट किया और बीएसपी ने तो बड़ा स्ट्रांगली फाइट सारे के हर जगह किया, और बीएसपी वैसे भी इंडिया का पार्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि ये इंडिया अगर ये अलायंस चलता है आगे तक, क्योंकि जिस समय सीट शेयरिंग होगी, अलायंस का मतलब तभी होता है कि जबकि सीट शेयरिंग हो। अगर सीट शेयरिंग होती है, उसका कोई फॉर्मूला बनता है, तो उसके बाद उनका जो नेता होगा वो कौन होगा। अगर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करते हैं तो राहुल गांधी वर्सेस मोदी की फाइट होगी। राहुल गांधी वर्सेस मोदी फाइट होगी तो वोटर क्या राहुल गांधी को उतना एक्सेप्ट करेगा जितना कि मोदी को, जितना जो कि कल्ट आज की डेट में मोदी का इस देश में है। तो ये सारे के सारे फैक्टर काम आएंगे। मेरे को लगता है कि विधानसभा का बहुत ज्यादा इंपैक्ट। अंकुश, अब से 5 साल पहले जब इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि 2.5 साल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन रहेगा, 2.5 साल कौन मुख्यमंत्री रहेगा, लगातार डेलीगेशंस दिल्ली भेजे जा रहे थे। भूपेश बघेल अपेक्षाकृत उतने मजबूत नेता के तौर पर खुद को स्थापित नहीं कर पाए थे। 2023 का जो ये महापोल है जो बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, ये तय माना जाए कि भूपेश बघेल का कद सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगा और टीएस सिंहदेव जैसे नेताओं की जो बगावत है वो अब खत्म हो चुकी होगी। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से वर्तमान के हालात बने हैं, क्योंकि मतदान होने के ठीक बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनको सीएम नहीं बनाया जाता तो उनके चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब सरकार बनने के पहले और मतगणना होने के पहले ही उन्होंने जिस तरीके से बगावती सुर दिखाए हैं उससे स्पष्ट है कि इस बार भी उसी तरीके के कुछ हालात होंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद 2018 के विधानसभा चुनाव को जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं उनको स्टार के तौर पर, स्टार प्रचारक के तौर पर उनको भेजा गया है। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद आज की डेट में कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हो गया है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बुलावे पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ भी आते रहे हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी थोड़ा सा चुनाव के पहले की हम बात कर लें तो 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, वही चेहरा बनेगा। सरकार में पार्टी है, सरकार में रहने के दौरान के बाद कर्नाटक में या किसी और राज्य में रिजॉर्ट की बुकिंग शुरू हो जाएगी, क्या ये भी तय माना जाए? क्योंकि नेक टू नेक लड़ाई है कई जगह पर। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमने देखा